उमड़ आया। उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। वरुण महल में जनार्दन ही वो व्यक्ति थे जो जितेन के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। स्वाभाविक रूप से वह जनार्दन को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता था। मेरा निर्णय अटल है, अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जनार्दन ने अपना हाथ हिलाया और दृढ़ता से कहा। दांव संघ वज्र गुफा। विराट बिजली के एक कुंड के ऊपर पालथी मारकर बैठा था। अनगिनत बैंगनी बिजलियां पागलों की तरह उसके शरीर की ओर दौड़ रही थीं। जैसे ही ये बैंगनी बिजलियां उसके शरीर को छूती, वे सब अवशोषित हो जाती और उसके डेंटियन में मौजूद एक बैंगनी मोती की ओर प्रवाहित हो जाती, जहां वह मोती उन्हें निगल जाता। जिस क्षण से विराट ने वज्र गुफा में कदम रखा था, उसके भीतर मौजूद विद्युत भक्षक मोती बेकाबू होने लगा था। वज्र गुफा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनगिनत बिजलियों से भरी एक गुफा थी। इस गुफा में बिजली की गुणवत्ता अत्यंत उच्च थी। यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणी की बिजली भी 8वीं श्रेणी के चरम पर थी, जबकि कुछ उच्च श्रेणी की बिजली तो 9वीं श्रेणी के चरम तक पहुंचती थी। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली बिजली निस्संदेह विद्युत भक्षक मोती के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन थी। विराट के शरीर के भीतर मौजूद विद्युत भक्षक मोती ने लंबे समय से इतनी उच्च गुणवत्ता वाली बिजली नहीं चखी थी, और अब वज्र गुफा में इतनी सारी स्वादिष्ट बिजली देखकर वह खुद को कैसे रोक सकता था। यदि विराट ने उसे जबरदस्ती न दबाया होता तो विद्युत भक्षक मोती शायद मौके पर ही विद्रोह कर देता। वज्र गुफा में प्रवेश करने के बाद विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसका सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। जब उसने पुष्टि कर ली कि गुफा में कोई समस्या नहीं है, तभी उसने विद्युत भक्षक मोती पर से अपना नियंत्रण हटाया, जिससे वह पागलों की तरह बिजली को निगलने लगा। मूल रूप से वज्र गुफा में मौजूद हिंसक बिजली उन योद्धाओं के लिए सजा थी जिन्हें उनके अपराधों के लिए यहाँ कैद किया गया था। वज्र गुफा में कैद लोगों पर प्रतिदिन बिजली की बमबारी होती थी, जिससे उन्हें अत्यंत दर्दनाक यातना सहनी पड़ती थी। बेशक बिजली की मार झेलने वाले इन लोगों को बहुत कष्ट होता था, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। आखिरकार दांव संघ अपराधी योद्धाओं को सजा देने के लिए वज्र गुफा में कैद करता था, न कि उनकी जान लेने के लिए। वज्र गुफा को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में बिजली की तीव्रता और गुणवत्ता अलग अलग थी। दांव संघ अपराधी योद्धाओं को उनके साधना स्तर के आधार पर क्षेत्रों में भेजता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें दंडित तो किया जाए, लेकिन बिजली से वे मर न जाएं। विराट, जो केवल महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में था, उसे सबसे कम बिजली तीव्रता वाले क्षेत्र में कैद किया गया था। यह बिजली उसके लिए पूरी तरह से बेअसर थी, इससे उसे कोई खतरा नहीं था और घायल होने की संभावना तो और भी कम थी। रणविजय द्वारा विराट को कैद करना महज एक औपचारिकता थी। स्वाभाविक रूप से वह उसे उच्च बिजली तीव्रता वाले क्षेत्रों में नहीं रखते। हालांकि रणविजय ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विराट के भीतर मौजूद विद्युत भक्षक मोती के कारण बिजली न केवल उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, बल्कि वास्तव में उसके लिए एक स्वादिष्ट टॉनिक थी। एक दिन के बाद विराट ने अपने क्षेत्र की सारी बिजली पूरी तरह से अवशोषित कर ली थी। विराट ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी गहराई में बैंगनी बिजली चमक रही थी। उसने उस जगह पर नजर डाली जहां की सारी बिजली वह निगल चुका था। उसकी आंखों में एक अतिरिक्त संतुष्टि का भाव था। यह थोड़ी सी बिजली तो उसके दांतों में फंसने भर के लिए भी काफी नहीं थी। इतना कम खाने के बाद विद्युत भक्षक मोती आधा भी नहीं भरा था। विराट ने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। वज्र गुफा के अन्य क्षेत्रों में अभी भी अविश्वसनीय रूप से घनी बैंगनी बिजली मौजूद थी। न केवल वहां उस बैंगनी बिजली की मात्रा उसके क्षेत्र से अधिक थी, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी कहीं बेहतर थी। जैसे ही विराट की नजर उन क्षेत्रों की बैंगनी बिजली पर पड़ी, उसके शरीर के भीतर विद्युत भक्षक मोती फिर से हलचल करने लगा। उसके भीतर के विद्युत भक्षक मोती को उन अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली बैंगनी बिजलियों की असीम प्यास थी। वह चाहता था कि उन पर झपटे और उन सबको निगल जाए। अपने शरीर के भीतर विद्युत भक्षक मोती की बेचैनी को महसूस करते हुए विराट खुद को बड़बड़ाने से नहीं रोक सका। इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते? क्या तुम कोई पिछले जन्म के भूखे नंगे हो? तुम सच में मेरी नाक कटवाओगे? अगर तुम फिर से हिले तो मैं तुम्हें बिजली की एक बूंद भी नहीं खाने दूंगा। विराट की बात सुनकर विद्युत भक्षक मोती तुरंत आज्ञाकारी बन गया। यह विद्युत भक्षक मोती इतने लंबे समय से विराट के साथ था, और हालांकि इसने बहुत सारे अद्भुत संसाधनों को अवशोषित किया था, लेकिन एक विद्युत भक्षक मोती के रूप में अपने स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, इसे और अधिक आसानी से बदलने के लिए बिजली को निगलने की आवश्यकता थी। विद्युत भक्षक मोती जैसे खजाने के लिए, जो प्रकृति द्वारा पोषित होता है, उन्नति की शर्तें साधारण जादुई खजानों की तुलना में बहुत सख्त होती हैं। इसलिए हालांकि विद्युत भक्षक मोती ने बहुत सारे अद्भुत संसाधनों को अवशोषित किया था, वर्तमान में यह केवल अर्धचरण 9वीं श्रेणी के स्तर पर था। विराट की वर्तमान ताकत के साथ अर्धचरण 9वीं श्रेणी के विद्युत भक्षक मोती को नियंत्रित करना बेहद आसान था। जैसे जैसे विराट की ताकत बढ़ती गई, उसके हाथों में मौजूद विद्युत भक्षक मोती पहले की तुलना में बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गया था। विराट ने अपने क्षेत्र में मौजूद व्यूह रचनाओं और प्रतिबंधों पर नजर डाली। थोड़ी देर विचार किया, फिर एक व्यूह भेदक ताबीज निकाला और उसे व्यूह के एक कमजोर बिंदु पर दबा दिया, जिससे इस क्षेत्र की व्यूह रचनाएं और प्रतिबंध आसानी से टूट गए। वज्र गुफा का उपयोग केवल दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं को कैद करने और दंडित करने के लिए किया जाता था। इसकी व्यूह रचनाएं और प्रतिबंध अत्यधिक जटिल या शक्तिशाली नहीं थे। विराट के वर्तमान व्यूह कौशल और शक्ति के साथ वज्र गुफा में व्यूह रचनाओं और प्रतिबंधों को तोड़ना बेहद आसान था। अपने क्षेत्र में व्यूह और प्रतिबंधों को तोड़ने के बाद विराट वहां से गायब हो गया। उस क्षेत्र को छोड़कर उच्च गुणवत्ता वाली बिजली वाले अगले क्षेत्र की ओर बढ़ा। उस क्षेत्र की व्यूह रचनाएं और प्रतिबंध विराट के लिए व्यावहारिक रूप से बेकार थे। उसने आसानी से प्रवेश किया। उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद विराट ने फिर से उसी विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे विद्युत भक्षक मोती बड़ी मात्रा में बैंगनी बिजली निकल सके। उस क्षेत्र की सारी बैंगनी बिजली निकलने के बाद विराट ने अगले क्षेत्र पर अपनी नजरें जमा दी। 3 दिनों तक लगातार अवशोषण के बाद विराट के शरीर से अविश्वसनीय रूप से हिंसक बिजली का एक विस्फोट हुआ। बड़ी मात्रा में बैंगनी बिजली को अवशोषित करने के बाद विराट के शरीर के भीतर विद्युत भक्षक मोती ने आखिरकार अपनी उन्नति पूरी की और 9वीं श्रेणी में प्रवेश कर गया। 9वीं श्रेणी में पहुंचते ही विद्युत भक्षक मोती द्वारा बिजली अवशोषित करने की गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में विराट बाद में गया, उनमें और भी उच्च श्रेणी की बिजली थी। जैसे ही विराट ने इस बैंगनी बिजली को अवशोषित किया, उसका भौतिक शरीर इस अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली बैंगनी बिजली द्वारा लगातार तपाया जा रहा था। अपने शरीर के निरंतर तपने के साथ विराट का सत्य योद्धा दिव्य शरीर बदलने लगा। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया और बड़ी मात्रा में बैंगनी बिजली को अवशोषित करने के बाद विराट के शरीर के भीतर विद्युत भक्षक मोती धीरे धीरे 9वीं श्रेणी को पार करके 9वीं श्रेणी के चरम पर पहुंच गया। विराट को लगा कि इस गति से यदि वह पूरी वज्र गुफा की बिजली को अवशोषित कर लेता, तो उसके शरीर के भीतर विद्युत भक्षक मोती सीधे जन्मजात स्तर तक भी बढ़ सकता था। यदि उसके भीतर का विद्युत भक्षक मोती जन्मजात स्तर तक बढ़ जाता, तो इसकी भयानक शक्ति उसे संभवतः एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को चुनौती देने की अनुमति देती। अभी भी अपने 9वीं श्रेणी के चरम पर विद्युत भक्षक मोती से निकलने वाली बिजली पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसकी वर्तमान शक्ति एक साधारण आरोहण लोक के चरम विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त थी। यदि इस बिजली को उसकी तलवारबाजी में एकीकृत किया जाता, तो परिणामी शक्ति और भी अधिक होती। यदि वह अब जय से लड़ता, तो अंधकार दानव पुतले की मदद के बिना भी उसकी अपनी शक्ति जय को 10 चालों के भीतर मारने के लिए पर्याप्त होती। उसे इतने लंबे समय तक रुकने की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत भक्षक मोती का वर्तमान 9वीं श्रेणी का चरम स्तर पहले से ही उसकी ताकत को इतना महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है। यदि यह जन्मजात स्तर को तोड़ता, तो इसकी शक्ति अकल्पनीय होती। यह सोचकर विराट को उत्तेजना की एक लहर महसूस हुई और वज्र गुफा में बिजली को अवशोषित करने की उसकी ऊर्जा तेज हो गई। दुर्भाग्य से चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती। ठीक जैसे ही विद्युत भक्षक मोती 9वीं श्रेणी के चरम पर पहुंचा, वज्र गुफा में एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। यह बिन बुलाया मेहमान विराट के लिए अपरिचित नहीं था। यह कोई और नहीं बल्कि वरुण महल का सुप्रीम एल्डर जनार्दन था। तुम हो? तुम अंदर कैसे आए? यह देखकर कि जनार्दन भी वज्र गुफा में कैद है, विराट को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जनार्दन को ऊपर से नीचे तक देखा और जिज्ञासा से पूछा, मैं अंदर कैसे आया? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, छोटे नवाब विराट। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि आज तुम्हारी मौत करीब है। जनार्दन ने गंभीर आवाज में कहा, विराट को देखते हुए। जनार्दन के लिए दांव संघ द्वारा वज्र गुफा में कैद होना काफी मशक्कत का काम था।
अभियान को अंजाम देने से पहले उसने गुप्त रूप से जयद्रथ से संपर्क किया था और उसे अपने इरादे बताए थे। उसे विश्वास था कि जयद्रथ के परिवार और विराट के बीच गहरी नफरत को देखते हुए जयद्रथ निश्चित रूप से उसकी मदद करने का कोई रास्ता खोज लेगा। बिल्कुल वैसे ही जनार्दन का उद्देश्य सुनकर जयद्रथ बिना किसी हिचकिचाहट के जनार्दन के अनुरोध पर सहमत हो गया। अपने बेटे जय के विराट द्वारा मारे जाने के बाद जयद्रथ के मन में विराट के लिए गहरी नफरत थी। वह लगातार उसे टुकड़े टुकड़े करने की कामना करता था। विराट का वज्र गुफा में कैद होना उसे खत्म करने का एक बेहतरीन मौका था। आखिरकार विराट वर्तमान में उस बेवकूफ बाघ और उस विशाल कछुए के संरक्षण के बिना था जिससे वह अपने सबसे कमजोर बिंदु पर था। हालांकि वज्र गुफा में विराट को मारना रणविजय को उकसाने जैसा था। जो कोई भी इस अभियान को अंजाम देता, चाहे वह सफल हो या न हो, उसका मरना तय था। जयद्रथ पूरी तरह से वाकिफ था कि रणविजय को पूरी तरह से क्रोधित करने के कितने गंभीर परिणाम होंगे। जयद्रथ में खुद इस काम को करने का साहस नहीं था। हालांकि वह बुरी तरह से विराट को मारना और अपने बेटे का बदला लेना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। एक गायन सिंह दे आत्मसमर्पणवादी के रूप में उसकी सबसे प्रमुख विशेषता उसकी मृत्यु का भय थी। उसने इस स्तर तक बड़ी मेहनत से साधना की थी। उसके आगे एक उज्जवल भविष्य था और वह बदला लेने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार नहीं था। हालांकि इस मिशन को पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढना उतना ही मुश्किल था। विराट की प्रदर्शित ताकत को देखते हुए मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। लेकिन दांव संघ के भीतर जो लोग अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक पहुंच चुके थे, वे या तो उच्च रैंकिंग एल्डर थे या असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स के दिग्गज। ऐसे लोग विराट को मारने के लिए वज्र गुफा में हत्यारे के रूप में कार्य करने के लिए क्यों तैयार होंगे? हालांकि जयद्रथ के परिवार के पास दांव संघ के भीतर काफी शक्ति थी, लेकिन अर्धचरण दिव्य विकास लोक के हत्यारे को ढूंढना अभी भी बेहद मुश्किल था। लेकिन इस नाजुक पल में जनार्दन ने अप्रत्याशित रूप से खुद को पेश किया। जयद्रथ के लिए यह एक वरदान की तरह था और वह सहयोग के लिए जनार्दन के अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकता था। सुरक्षित रहने के लिए जयद्रथ ने अपने पिता एल्डर जयंत को मामले की सूचना दी। संदेश प्राप्त करने के बाद एल्डर जयंत ने नक्श, एल्डर जफर, एल्डर शंकर और एल्डर फनीश्वर के साथ इस मामले पर चर्चा की। अंततः उन्होंने दांव संघ के भीतर अपने प्रभाव का उपयोग करके जनार्दन को सफलतापूर्वक वज्र गुफा में भेज दिया। मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर विराट हंस पड़ा। मेरा सिर यही है, देखते हैं कि तुम्हें इसे काटने की क्षमता है या नहीं। विराट ने जनार्दन को देखते हुए लापरवाही से कहा। विराट जनार्दन की धमकी से डरा नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही वह अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को हरा न सके, लेकिन उसे विश्वास था कि वह अपनी रक्षा कर सकता है। इसके अलावा इतनी बिजली शक्ति को अवशोषित करने के बाद विराट ने न केवल अपने विद्युत भक्षक मोती को 9वीं श्रेणी के चरम पर पहुंचते देखा, बल्कि उसकी अपनी साधना में भी काफी सुधार हुआ। अनंत अराजकता सम्राट तकनीक ऊर्जा के सभी रूपों को परिष्कृत कर सकती है। हालांकि इस अवधि के दौरान विराट द्वारा अवशोषित की गई अधिकांश बैंगनी बिजली विद्युत भक्षक मोती और अनंत परम रक्तवंश द्वारा अवशोषित की गई थी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उसकी अपनी साधना में परिष्कृत किया गया था। साधना में इतनी तेजी से वृद्धि के साथ विराट अपने कौशल को निखारना और अपनी मार्शल आर्ट्स की नींव को मजबूत करना चाहता था। चूंकि जनार्दन ने अभ्यास के लिए खुद को पेश किया था, तो विराट इतना दुर्लभ अवसर नहीं गंवाएगा। हम मौत का सामना करते हुए भी इतना अहंकार, जनार्दन ने उपहास किया। बिना किसी और बात के जनार्दन ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक लंबी तलवार जैसा जादुई हथियार दिखाई दिया। वाह, बुरा नहीं है। वरुण महल ने हाल ही में खूब कमाई की है। यहाँ तक कि तुम बूढ़े खुसट के पास अर्धजन्मजात स्तर का जादुई हथियार है। विराट ने उस लंबी तलवार वाले जादुई हथियार पर नजर डाली जिसे जनार्दन ने निकाला था और कुछ आश्चर्य के साथ कहा। उसकी याद में वरुण महल के पास कोई अर्धजन्मजात स्तर का जादुई हथियार नहीं था। जनार्दन वज्र गुफा में प्रवेश करने में सक्षम था और अब उसके पास अर्धजन्मजात स्तर का जादुई हथियार था। ऐसा लगता था कि दांव संघ के आत्मसमर्पण गुट के उन बूढ़े कुत्तों ने इस मामले में बहुत प्रयास किया था। अपने सामने का दृश्य देखकर विराट ने तुरंत इसके पीछे की साजिशों का अनुमान लगा लिया। अकेले वरुण महल जनार्दन को वज्र गुफा में नहीं भेज सकता था। आत्मसमर्पण गुट के उन बूढ़े कुत्तों को इसमें शामिल होना ही था। इसके अलावा उसे मारने के लिए वे एक अर्धजन्मजात स्तर का जादुई हथियार भी छोड़ने को तैयार थे। ऐसा लगता था कि आत्मसमर्पण गुट के वे बूढ़े कुत्ते वास्तव में उससे नफरत करते थे, जो इतना बड़ा खर्च करने को तैयार थे। बकवास बंद करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, जनार्दन चिल्लाया, अपनी तलवार विराट की ओर घुमाते हुए। दांव संघ की मुख्य चोटी पर एक मंडप में रणविजय, एल्डर दामोदर और एल्डर यशपाल एक साथ शराब पी रहे थे। संरक्षक रणविजय, क्या आपने सच में जनार्दन को वज्र गुफा में ऐसे ही जाने दिया? एल्डर दामोदर ने शराब का घूंट लेते हुए पूछा। मैं और क्या कर सकता था? रणविजय ने अपना शराब का कटोरा उठाया, एक बड़ा घूंट लिया, अपना मुंह पोंछा और कुछ चिढ़कर कहा, अगर मैंने उस लड़के को नहीं रोका होता तो मुझे चिंता थी कि वह पूरी वज्र गुफा को बर्बाद कर देगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पास विद्युत भक्षक मोती जैसा दुर्लभ खजाना है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे अंदर नहीं जाने देता। यह भेड़ के झुंड में बाघ को छोड़ने जैसा है। इस लड़के की क्षमताओं की गहराई वास्तव में अकल्पनीय है। एल्डर यशपाल ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, लेकिन भाई रणविजय, तुम बहुत कंजूस हो रहे हो। यह सिर्फ एक वज्र गुफा है। अगर यह बर्बाद हो गई तो क्या हुआ? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम इसे बहुत आसान बना रहे हो, जैसे कि तुम इंचार्ज हो। रणविजय ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, अगर उस लड़के ने सच में वज्र गुफा को बर्बाद कर दिया तो उपाध्यक्ष दिवाकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। दिवाकर के स्वभाव को जानते हुए क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे वज्र गुफा का हर्जाना नहीं भरवाएंगे? रणविजय की बात सुनकर एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर हंसे बिना न रह सके। सच कहूं तो दिवाकर के व्यक्तित्व को देखते हुए वह वास्तव में ऐसा कर सकते थे। वज्र गुफा में प्रवेश करने के बाद विराट की हर हरकत स्वाभाविक रूप से इन बूढ़े लोमड़ियों की नजरों से बच नहीं सकती थी। कड़ाई से बोले तो यदि वे जांच करना चाहते तो दांव संघ मुख्यालय में होने वाली हर चीज को याद करना मुश्किल होता। बेशक वे इतने खाली नहीं थे कि विशेष रूप से अन्य लोगों की गोपनीयता की जासूसी करें। वे केवल दांव संघ मुख्यालय में कुछ प्रमुख स्थानों पर ध्यान देते थे। विराट के वहां कैद होने के बाद वज्र गुफा स्पष्ट रूप से उनके लिए ध्यान का केंद्र बन गई थी। संरक्षक रणविजय, क्या जनार्दन को अंदर जाने देना वास्तव में ठीक है? एल्डर दामोदर ने कुछ बेचैनी से पूछा। जनार्दन वज्र गुफा में प्रवेश करने के लिए बहुत हद तक चला गया। यह स्पष्ट है कि वह उस छोकरे विराट के पीछे है। चिंता मत करो, उस लड़के को मारना इतना आसान नहीं है। रणविजय ने अपना हाथ हिलाया और कहा, वह लड़का हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक मामूली जनार्दन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह लड़का हमेशा से रहस्यमय रहा है, यहाँ तक कि मैं भी उसकी पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा पाया। उसके बारे में और जानने का यह एक अच्छा मौका है। भाई दामोदर, वास्तव में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि विराट संरक्षक रणविजय की नाक के नीचे मुसीबत में पड़ सकता है तो संरक्षक रणविजय एक मध्यचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ का जीवन व्यर्थ है। एल्डर यशपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ओ बूढ़े यशपाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत की ऐसी बात करो। रणविजय ने यह सुनकर एल्डर यशपाल को घूरा, कुछ गुस्से में बोलते हुए। हालांकि एल्डर यशपाल ने जो कहा वह वास्तव में सच था। रणविजय की नाक के नीचे विराट और जनार्दन की हत्या का प्रयास करना दांव संघ संरक्षक के रूप में उसे कम आंकना था। यदि उसे पूरी तरह से यकीन नहीं होता कि वह विराट की रक्षा कर सकता है तो क्या वह जनार्दन को अंदर जाने देता? यह कोई मजाक नहीं था। विराट बहुत महत्वपूर्ण था। उसके पीछे की ताकतें और उसके पास मौजूद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गोलियां दांव संघ और मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण थीं। रणविजय की नजरों में उसकी सुरक्षा सर्वोपरि थी। यदि रणविजय वज्र गुफा में विराट की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था तो भले ही जयद्रथ और अन्य लोगों ने काफी प्रयास किया हो, उन्हें जनार्दन को वज्र गुफा में भेजना मुश्किल होता। वज्र गुफा के अंदर एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। वज्र गुफा के भीतर तेज तलवार की ऊर्जाएं एक दूसरे को काट रही थीं। जनार्दन को शुरू में विश्वास था कि अर्धजन्मजात स्तर का जादुई हथियार चलाने से वह आसानी से विराट को मार देगा, लेकिन लड़ाई के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कम आंका था। विराट की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। खासकर वज्र गुफा के भीतर विराट के पास पूर्ण लाभ था। बिजली के दांव पर इस युवक की महारत जनार्दन के जीवन में अभूतपूर्व थी। एक ही तलवार के वार से विराट न केवल अपने स्वयं के सच्चे सार और विद्युत भक्षक मोती की शक्ति को जुटा सकता था, बल्कि वह गुफा के भीतर विभिन्न प्रकार की बिजली को भी नियंत्रित कर सकता था। वज्र गुफा के भीतर विराट पानी में मछली की तरह था।
भयानक बिजली बाधा बनने के बजाय उसका हथियार बन गई। वज्र गुफा की अविश्वसनीय रूप से भयानक बिजली द्वारा सशक्त विराट को दैवीय सहायता प्राप्त हुई प्रतीत होती थी। प्रत्येक प्रहार अकल्पनीय शक्ति को उजागर करता था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, जनार्दन और अधिक घबरा गया, उसका दिल डूबता चला गया। इस बिंदु पर जनार्दन पूरी तरह से समझ गया कि उसने और लोकेश दोनों ने गलत गणना की थी। विराट की हत्या के लिए वज्र गुफा को चुनना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण निर्णय था। किसी अन्य स्थान पर उसकी हत्या के प्रयास में सफलता की संभावना हो सकती थी, लेकिन वज्र गुफा में सफलता की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य थी। जनार्दन की बढ़ती चिंता के विपरीत विराट को लड़ाई और अधिक रोमांचक लग रही थी। वज्र गुफा व्यावहारिक रूप से उसका घरेलू मैदान था। वह जो शक्ति अपने भीतर उजागर कर सकता था, वह बाहर की तुलना में 10 गुना अधिक थी। बाहर उसकी अपनी ताकत अकेले जनार्दन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जनार्दन के खिलाफ जीवित रहने के लिए उसे कम से कम कुछ शक्तिशाली तुर्क के इक्के का उपयोग करना होगा, लेकिन वज्र गुफा में उसे अपने किसी भी तुर्क के इक्के का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। जो शक्ति वह जुटा सकता था, वह जनार्दन को दबाने के लिए पर्याप्त थी। जनार्दन वास्तव में सबसे अच्छा सान था। इस लड़ाई के माध्यम से विराट ने धीरे धीरे अपनी तलवारबाजी में बिजली को एकीकृत करने का एक बेहतर तरीका खोज लिया। अंत में लड़ाई के दौरान विराट ने दांव तलवार तकनीक में एक नई चाल बनाई। वज्र अग्निशैली, वज्र प्रहार। बूढ़े कुत्ते, आओ और मेरी नई बनाई तलवारबाजी को आजमाओ, विराट चिल्लाया, अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए और जनार्दन की ओर काटते हुए। ये तलवार का वार अंतहीन बिजली को अपने साथ लिए भयानक शक्ति के साथ जनार्दन की ओर बढ़ा। इस तलवार के वार की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए जनार्दन के दिल में सिहरन दौड़ गई। सब खत्म हो गया। वह पहले से ही वज्र गुफा में विराट द्वारा दबाया जा रहा था। अब वह इतने भयानक तलवार के वार का सामना कैसे कर सकता था? एक जोरदार धमाके के साथ जनार्दन विराट की तलवार के वार से दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। सिर्फ एक वार से जनार्दन पहले ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह देखकर विराट बहुत खुश हुआ। यह नया बना तलवार का वार उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था। बेशक इस तलवार के वार के इतना भयानक होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह वज्र गुफा के अंदर था, जिससे वह भीतर की भयानक बिजली में हेरफेर कर सकता था। यदि वह बाहर होता तो विराट की वर्तमान ताकत के साथ उसे इतना शक्तिशाली तलवार का वार करना मुश्किल होता। जनार्दन विराट की तलवार से गंभीर रूप से घायल हो गया था और पूरी तरह से निराश था। विराट की हत्या की उसकी उम्मीदें पहले से ही बहुत कम थीं और अब गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसका अभियान अनिवार्य रूप से पूरी तरह से विफल हो गया था। एक शक्तिशाली अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए एक मामूली शुरुआती चरण के महान क्षेत्र के योद्धा की हत्या करने में विफल होना पूरी तरह से बेतुका और हास्यास्पद था। यह सोचकर जनार्दन की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। चूंकि वह वैसे भी जल्द या बाद में मरने वाला था, तो वह इस छोटे जानवर को अपने साथ नीचे खींच सकता है। इस विचार के साथ जनार्दन ने अपने दांत खींच लिए, तुरंत अपने सच्चे सार को उलट दिया। आत्मविनाश की तैयारी कर रहा था। उसकी अर्धचरण दिव्य विकास लोक की ताकत के साथ एक बार जब वह आत्मविनाश कर लेता, तो विराट के पास वज्र गुफा के सीमित स्थान में इससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता और अनिवार्य रूप से उसके साथ मरने के लिए नीचे खींच लिया जाता। हालांकि जनार्दन की योजना अच्छी तरह से सोची गई थी, लेकिन विराट उसे सफल नहीं होने देने वाला था। जिस क्षण विराट ने जनार्दन को अपने सच्चे सार को उलटते हुए देखा, वह तुरंत जान गया कि बूढ़ा आदमी क्या करने वाला है। उस नाजुक पल में विराट का दिमाग उत्तेजित हो गया और उसने तुरंत सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक को उजागर किया। दिव्य चेतना की एक लहर जनार्दन की ओर बह गई। विराट की सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के हमले के तहत जनार्दन का शरीर अचानक अकड़ गया और उसका दिमाग क्षण भर के लिए सुन्न हो गया। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में एकाग्रता में इस तरह की क्षणिक चूक बेहद घातक होती है। उस संक्षिप्त पल में विराट ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी तलवार जनार्दन के सिर की ओर काट दी। खचाक, एक तेज तलवार की रोशनी चमकी और जनार्दन का सिर तुरंत उड़ गया। यह दयनीय था कि एक प्रतिष्ठित अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ वरुण महल का सुप्रीम एल्डर विराट के हाथों मारा गया। जनार्दन को मारने के बाद विराट ने राहत की एक लंबी सांस ली। एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ वास्तव में दुर्जय था। वज्र गुफा के इलाके के लाभ के साथ भी उसे मारने में बहुत मेहनत लगी थी। यदि यह बाहर होता तो अपने सभी कौशलों के साथ भी वह जनार्दन जैसे मास्टर को मारने में सक्षम नहीं हो सकता था। विराट जनार्दन की लाश के पास गया, अर्धचरण जन्मजात स्तर की लंबी तलवार के जादुई हथियार को रख लिया और फिर लाश की फिर से तलाशी ली। किसी भी भंडारण जादुई खजाने को खोजने की कोशिश की। हालांकि पूरे शरीर की तलाशी लेने के बाद उसने पाया कि अर्धचरण जन्मजात स्तर की लंबी तलवार के जादुई हथियार के अलावा जनार्दन के पास कोई अन्य खजाना नहीं था। किसी भी भंडारण जादुई खजाने की तो बात ही छोड़िए। यह देखकर विराट तुरंत समझ गया। ऐसा लगता था कि जनार्दन मौत की इच्छा के साथ वज्र गुफा में दाखिल हुआ था, इसलिए वह इस अर्धचरण जन्मजात लंबी तलवार के जादुई हथियार के अलावा कोई अन्य खजाना नहीं लाया था। हालांकि भले ही जनार्दन कोई भंडारण जादुई हथियार नहीं लाया था, लेकिन ट्रॉफी के रूप में यह अर्धचरण जन्मजात लंबी तलवार का जादुई हथियार होना उसके लिए बहुत बुरा नहीं था। अर्धचरण जन्मजात लंबी तलवार के जादुई हथियार को रखने के बाद विराट ने जनार्दन की लाश को नजरअंदाज कर दिया, उसे एक तरफ फेंक दिया और वज्र गुफा में बैंगनी बिजली को निकलना जारी रखने की योजना बनाई। जनार्दन की हत्या का प्रयास उसके लिए बस एक तुच्छ अंतराल था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात वज्र गुफा में बैंगनी बिजली को जल्दी से निकलना था, ताकि विद्युत भक्षक मोती और आगे बढ़ सके। यदि विद्युत भक्षक मोती इस अवसर के दौरान जन्मजात ग्रेड को तोड़ सके, तो यह वज्र गुफा में प्रवेश करने से उसका सबसे बड़ा लाभ होगा। दुर्भाग्य से जबकि विराट के इरादे अच्छे थे, वास्तविकता उसकी इच्छा के अनुसार सामने नहीं आई। जनार्दन को मारने के कुछ ही समय बाद रणविजय वज्र गुफा में आ गया। जनार्दन और जयद्रथ आत्मसमर्पण गुट की निंदा करने का नाटक करते हुए और फिर इसका उपयोग विराट की कैद को जल्दी समाप्त करने के बहाने के रूप में किया। सीनियर रणविजय, चूंकि मैंने गलती की है तो सजा उतनी ही लंबी होनी चाहिए जितनी की यह है। सीनियर रणविजय, आपको मेरे लिए पक्षपात दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से मुझे वास्तव में असहजता होगी। विराट ने वज्र गुफा में लाभ का स्वाद चख लिया था और वह जाने को तैयार नहीं था। विद्युत भक्षक मोती के साथ निकलने के लिए उसे फिर से इतनी उच्च गुणवत्ता वाली बिजली कहां मिलेगी? ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। रणविजय के व्यवहार को देखते हुए बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से वज्र गुफा में बिजली निकलने के लिए विद्युत भक्षक मोती के उसके उपयोग के बारे में पहले से ही जानता था। विराट को संदेह था कि जनार्दन को उस बूढ़े आदमी ने जानबूझकर वज्र गुफा में जाने दिया था। अन्यथा रणविजय की सतर्क नजर के तहत चाहे जयद्रथ के आत्मसमर्पण गुट ने चीजों में कितनी भी हेरफेर की हो, वे जनार्दन को वज्र गुफा में नहीं भेज सकते थे। आखिरकार नक्श, एल्डर जफर, एल्डर शंकर और एल्डर जयंत अभी तक दाव संघ मुख्यालय वापस नहीं आए थे और रणविजय मूल रूप से प्रभारी था। इन परिस्थितियों में यह सोचना कि वे रणविजय की जानकारी के बिना वज्र गुफा में घुस सकते थे, दाव संघ के प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रोटेक्टर रणविजय को कम आंकना होगा। भतीजे विराट, उन्होंने पहले नियम तोड़े, इसलिए तुम्हारी सजा मान्य नहीं है, रणविजय ने सख्ती से कहा। उसके होंठ फड़क रहे थे। यह लड़का वास्तव में वज्र गुफा में रहना चाहता था। क्या उसने पहले ही इसके लिए पर्याप्त परेशानी पैदा नहीं की थी? रणविजय ने वज्र गुफा के अंदर की स्थिति का सर्वेक्षण किया और पाया कि विराट ने भीतर की कम से कम एक तिहाई बैंगनी बिजली को अवशोषित कर लिया था। यह देखकर रणविजय का दिल धड़कना भूल गया। अगर बूढ़े दिवाकर को यह पता चला तो वह उग्र हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वे नियम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। यदि इस वजह से सीनियर रणविजय को पक्षपात के लिए बदनामी मिले तो मुझे बहुत दोषी महसूस होगा, विराट ने धार्मिकता से कहा। रणविजय ने जो भी कहा उसके बावजूद विराट ने वज्र गुफा छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने जय को मारने में कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन रणविजय ने जयद्रथ के परिवार की साख बचाने के लिए उसे 1 महीने के लिए वज्र गुफा में कैद कर दिया था। दाव संघ की खातिर उसने रणविजय की सजा के साथ सहयोग किया था, इसलिए अब रणविजय को स्वाभाविक रूप से उसे मुआवजा देना होगा। वज्र गुफा की बिजली रणविजय का मुआवजा होगी। यह देखकर कि विराट ने जाने से हठपूर्वक इनकार कर दिया, रणविजय असहाय था। वह विराट को जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। आखिरकार वह जय की सजा के संबंध में विराट के प्रति कुछ दोषी महसूस करता था। कोई अन्य विकल्प न होने पर रणविजय ने विराट को लगभग आधे महीने तक वज्र गुफा में रहने की अनुमति दी।
जब विराट ने पूरा एक महीना बिता लिया तभी रणविजय जल्दी से वज्र गुफा में लौटा और उसे ले गया। इस समय तक विराट ने वज्र गुफा के भीतर की 2/3 बिजली अवशोषित कर ली थी। रणविजय का चेहरा फड़क उठा जब उसने वज्र गुफा को देखा जो अब अपनी 2/3 बैंगनी बिजली से रहित थी। वज्र गुफा के भीतर की बिजली स्वर्ग और पृथ्वी के अनूठे वातावरण से पैदा हुई थी, लंबे समय तक जमा होकर अपने वर्तमान पैमाने तक पहुंचने के लिए। अब जब विराट ने इसका इतना हिस्सा निगल लिया था तो यह अज्ञात था कि वज्र गुफा में बिजली को अपनी पिछली स्थिति में लौटने में कितने साल लगेंगे। वज्र गुफा छोड़ने से पहले विराट रुका रहा, अलग होने के लिए अनिच्छुक। उसने एक लंबे अफसोस के साथ गुफा को देखा। कितने दुख की बात है, रणविजय ने उसे वज्र गुफा में बहुत कम समय के लिए, केवल 1 महीने के लिए कैद किया था। अगर उसे एक और महीना दिया जाता तो उसका विद्युत भक्षक मोती निश्चित रूप से जन्मजात स्तर को तोड़ देता। उस समय केवल विद्युत भक्षक मोती के साथ वह एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ का मुकाबला करने में सक्षम होता। हालांकि भले ही विद्युत भक्षक मोती अंततः जन्मजात रैंक को तोड़ने में विफल रहा, लेकिन बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली बिजली को अवशोषित करने के बाद यह अर्धचरण जन्मजात रैंक तक पहुंच गया। यह अर्धचरण जन्मजात रैंक का विद्युत भक्षक मोती उसके सबसे शक्तिशाली तुर्क के इक्कों में से एक बन गया। इसके अलावा उस उच्च गुणवत्ता वाली बिजली को अवशोषित करने की प्रक्रिया के दौरान उसका भौतिक शरीर लगातार तपाया गया और उसका सत्य योद्धा दिव्य शरीर 9वें स्तर की पूर्णता तक टूट गया। 9वें स्तर की पूर्णता पर सत्य योद्धा दिव्य शरीर में 9वीं श्रेणी के शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार के बराबर शारीरिक शक्ति थी। अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ केवल उसकी शुद्ध शारीरिक रक्षा ही अधिकांश आरोहण लोक विशेषज्ञों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। यदि वह इसे अर्धचरण जन्मजात रैंक के रक्षात्मक जादुई हथियार के साथ जोड़ता तो दिव्य विकास लोक से नीचे के कुछ ही लोग उसके जीवन को खतरे में डाल सकते थे। केवल अब विराट के पास वास्तव में शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों के खिलाफ खुद को बचाने के साधन थे। वज्र गुफा छोड़ने के बाद विराट सीधे वैदेही सरोवर की पहाड़ी चोटी पर लौट आया। विराट को वापस आते देख सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि वैदेही ने कहा था कि विराट को वज्र गुफा में कोई जानलेवा खतरा नहीं होना चाहिए, फिर भी वे अपरिचित दाव संघ मुख्यालय में पूरी तरह से आराम नहीं कर सकते थे। अब विराट को सुरक्षित लौटते देखकर वे अंततः सहज महसूस कर सकते थे। लौटने के बाद विराट ने सभी की स्थिति के बारे में पूछताछ की, यह पूछते हुए कि वज्र गुफा में उसके 1 महीने की कैद के दौरान क्या कोई बड़ी बात हुई थी। सभी के उत्सुक वृत्तांतों के साथ विराट को जल्दी ही पता चल गया कि पिछले महीने क्या हुआ था। नलिनी, दामिनी, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान उसके आदेशों का पालन करते हुए और महीने के दौरान बाहर नहीं निकले थे। उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि नीलिमा, माया और आयु दाव संघ मुख्यालय में रहने के बजाय बाहर खेलने गए थे। वे इस बात से अनजान थे कि क्या हुआ था। मुख्यालय लौटने पर उन पर वास्तव में हमला किया गया था। हालांकि उनकी ताकत को देखते हुए साधारण योद्धाओं को उन्हें हराना मुश्किल लगेगा। उन तीनों के एक साथ काम करने के साथ जब तक कि वह एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ न हो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जिन योद्धाओं ने उन पर हमला किया उन्होंने स्पष्ट रूप से उनकी ताकत को कम आंका। न केवल वे सफल होने में विफल रहे बल्कि अंततः उन तीनों द्वारा मारे गए। दाव संघ मुख्यालय लौटने के बाद उन्हें शार्दुल और अन्य लोगों से पता चला कि जब वे बाहर घूम रहे थे तो क्या हुआ था यह समझने के बाद विराट के वज्र गुफा से बाहर आने से पहले नीलिमा और माया ने वैदेही सरोवर की पहाड़ी चोटी को नहीं छोड़ा बल्कि इसके बजाय चुपचाप चोटी पर एकांत में साधना की ताकि विराट के लिए इस समय कोई परेशानी न हो। चूंकि हर कोई अपनी जगह पर रुका हुआ था, भले ही जयद्रथ उन पर हमला करना चाहता हो उसे कोई मौका नहीं मिल सकता था। हे जयद्रथ का परिवार हूं, आज नहीं तो कल मैं इन सभी आत्मसमर्पण गुट के कचरे को मिटा दूंगा, विराट ने सभी की कहानी सुनने के बाद एक ठंडी हंसी के साथ कहा। बाद में विराट ने अस्थायी रूप से बाहरी दुनिया पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी एकांत साधना पर ध्यान केंद्रित किया। वज्र गुफा में उसने बड़ी मात्रा में बैंगनी बिजली को अवशोषित किया जिससे उसकी साधना में काफी वृद्धि हुई। उसे अपने दायरे को तपाने और स्थिर करने के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करने की आवश्यकता थी। कहीं ऐसा न हो कि उसकी मार्शल आर्ट्स की नींव अस्थिर हो जाए। इस बार विराट ने तपाने के लिए सीधे स्तर 19 का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया। अब उसका भौतिक शरीर 9वीं श्रेणी के शीर्ष गुणवत्ता वाले जादुई हथियार की ताकत तक पहुंच गया था, इसलिए स्तर 19 से नीचे के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह उसके लिए मूल रूप से बेकार थे। दाव संघ मुख्यालय के एक प्रांगण में जब लोकेश को खबर मिली कि विराट वज्र गुफा से सुरक्षित निकल आया है तो वह एक लंबी खामोशी में डूब गया। आधा महीना पहले वह पहले ही जान गया था कि जनार्दन मर चुका है, क्योंकि जनार्दन की जीवन पट्टिका पहले ही टूट चुकी थी। उस समय हालांकि लोकेश को कुछ दिल का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसे खुशी की लहर भी महसूस हुई, क्योंकि उसने सोचा कि जनार्दन ने विराट को मार दिया था और फिर वरुण महल पर बोझ बनने से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जब उसे पता चला कि विराट वज्र गुफा से सुरक्षित निकल आया है तो लोकेश तुरंत सन्न रह गया, जैसे बिजली गिरी हो। उनके वरुण महल ने एक सुप्रीम एल्डर की कीमत चुकाई थी, फिर भी उन्होंने विराट को नहीं मारा था। अनिवार्य रूप से इस दिन से आगे उनके वरुण महल के पास बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। जनार्दन वरुण महल में यकीनन सबसे मजबूत योद्धा थे। हालांकि लोकेश वरुण महल का प्रमुख था, लेकिन उसने हाल ही में अर्धचरण दिव्य विकास लोक को तोड़ा था और ताकत के मामले में वह जनार्दन से ज्यादा मजबूत होने का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर जनार्दन भी विराट को नहीं मार सका तो वरुण महल में और कौन मार सकता है। इस दिन से आगे शायद उसकी चिंता यह नहीं होगी कि बदला कैसे लिया जाए, बल्कि यह होगी कि अपनी रक्षा कैसे की जाए। प्रांगण की दूसरी ओर खबर मिलने और पूरे एक दिन चुप रहने के बाद जितेन ने अगले दिन दाव संघ मुख्यालय छोड़ दिया ताकि वह अपने दम पर बाहर जा सके। दाव संघ मुख्यालय में रहने से वह कभी भी विराट की बराबरी नहीं कर पाएगा। आखिरकार वे दाव संघ के शिष्य नहीं थे और दाव संघ उन्हें मुफ्त में साधना संसाधन प्रदान नहीं करता। दाव संघ मुख्यालय में रहने और अपना जीवन बर्बाद करने के बजाय बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना बेहतर था। हालांकि बाहर जाने और अनुभव प्राप्त करने के बाद भी विराट से आगे निकलने की संभावना बेहद कम थी, लेकिन यह अभी भी अपने दिनों को एक धुंध में बिताने से बेहतर था। जबकि विराट दाव संघ मुख्यालय में एकांत में था, तलवार संप्रदाय और रत्न भंडार कंपनी की युमेश राजवंश शाखा के बीच सहयोग से गोली का व्यवसाय जिसकी देखरेख विनोद कर रहा था, धीरे धीरे युमेश राजवंश और आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल कर रहा था। तलवार संप्रदाय द्वारा दी जाने वाली विभिन्न गोलियां इतनी अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थीं कि शक्ति सिंधु महाद्वीप में उसी रैंक की कोई अन्य गोली उनके प्रभावों को टक्कर नहीं दे सकती थी। इसलिए तलवार संप्रदाय की विभिन्न गोलियां एक बार विनोद द्वारा प्रबंधित रत्न भंडार कंपनी की युमेश राजवंश शाखा में लॉन्च होने के बाद अनगिनत योद्धाओं के बीच उन्माद पैदा कर दिया। पल भर में न केवल युमेश राजवंश के भीतर के योद्धा बल्कि आसपास के क्षेत्रों के अनगिनत योद्धा भी युमेश शाही शहर में उमड़ पड़े। सभी का लक्ष्य महाब्रह्म ज्ञान गोली या आरोहण गोली खरीदना था। शुरू में विराट ने विनोद की रत्न भंडार कंपनी में महाब्रह्म ज्ञान गोली और आरोहण गोली को रखा था, क्योंकि तलवार संप्रदाय के पास पैसे की कमी थी, कुछ आध्यात्मिक पत्थर कमाने और संप्रदाय की आध्यात्मिक पत्थरों की कमी को कम करने की उम्मीद में। हालांकि उसने अनुमान नहीं लगाया था कि दाव संघ मुख्यालय जाने के बाद गोलियां वहां इतनी जबरदस्त बिक्री पैदा करेंगी। दाव संघ मुख्यालय में उन्हें बेचने के बाद विराट ने पहले ही एक भाग्य बना लिया था और तलवार संप्रदाय अब आध्यात्मिक पत्थरों की कमी से जूझ नहीं रहा था। हालांकि तलवार संप्रदाय अब आध्यात्मिक पत्थरों की कमी से नहीं जूझ रहा था, लेकिन गोलियों के उत्पादन में विनोद के साथ इसका पिछला सहकारी व्यवसाय युमेश राजवंश के भीतर कर्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया, जिससे उत्साह की एक और लहर पैदा हो गई। युमेश राजवंश की घटनाओं ने जल्दी ही रत्न भंडार संप्रदाय के संप्रदाय नेता सेठ लालचंद को सचेत कर दिया। आखिरकार रत्न भंडार कंपनी रत्न भंडार संप्रदाय के तहत एक उद्यम थी, इतना महत्वपूर्ण मामला उनसे कैसे छिपा रह सकता था। सेठ लालचंद ने तुरंत युमेश शाही शहर में रत्न भंडार कंपनी को महाब्रह्म ज्ञान गोलियां, आरोहण गोलियां और नवजीवन संजीवनी गोलियां सहित विभिन्न गोलियां प्राप्त करने के लिए लोग भेजे। कुछ परीक्षण के बाद सेठ लालचंद इन गोलियों के आश्चर्यजनक प्रभावों से तुरंत दंग रह गए। वास्तव में उन्होंने पहले तलवार संप्रदाय की गोलियों के बारे में सुना था। आखिरकार दाव संघ मुख्यालय में विराट की गोलियों की बिक्री ने काफी हलचल मचा दी थी और विराट द्वारा बेची गई विभिन्न गोलियों के प्रभाव लगभग सभी प्रमुख संप्रदायों के उच्च रैंकिंग सदस्यों तक फैल गए थे।
रत्न भंडार संप्रदाय और स्वर लहरी आश्रम जैसे प्रमुख संप्रदाय भी इन चमत्कारी गोलियों को प्राप्त करने की बहुत इच्छा रखते थे। हालांकि क्योंकि इन संप्रदायों के उच्च अधिकारी अंदर की कहानी से अनजान थे, उन्होंने केवल यह मान लिया कि यह दांव संघ और विराट के बीच एक समझौता था और विराट की गोलियां विशेष रूप से दांव संघ के लिए थीं। इसलिए भले ही वे उन्हें चाहते थे, उन्होंने लापरवाही से हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार मध्य महाद्वीप की मानव जाति के प्रभाव क्षेत्र के भीतर दांव संघ का विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा। हालांकि सेठ लालचंद ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि तलवार संप्रदाय की गोलियां केवल दांव संघ को ही नहीं दी जाती थीं, बल्कि सभी मानव योद्धाओं को खुले तौर पर बेची जाती थीं। शुरू में सेठ लालचंद को कुछ संदेह था कि क्या तलवार संप्रदाय द्वारा विनोद की रत्न भंडार कंपनी के सहयोग से बेची जाने वाली गोलियां उसी प्रकार की थीं जो विराट दांव संघ मुख्यालय में बेचता था। आखिरकार तलवार संप्रदाय को इतनी बड़ी मात्रा में ऐसी चमत्कारी गोलियां कहां से मिलेंगी। केवल दांव संघ की जरूरतों को पूरा करना ही काफी मुश्किल होगा, सभी मानव योद्धाओं को बेचने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन आज के प्रयोग के बाद सेठ लालचंद ने पाया कि तलवार संप्रदाय और विनोद द्वारा बेची जाने वाली गोलियां वास्तव में वही चमत्कारी गोलियां थीं जो विराट दांव संघ में बेचता था। इस खोज ने सेठ लालचंद को चौंका दिया और बहुत खुश कर दिया। चूंकि तलवार संप्रदाय और विनोद द्वारा चलाई जा रही रत्न भंडार कंपनी इन गोलियों को खुले तौर पर बेच रही थी, इसलिए उनका रत्न भंडार संप्रदाय भी तलवार संप्रदाय से इनका एक जत्था खरीद सकता था। यदि रत्न भंडार संप्रदाय बड़ी मात्रा में महाब्रह्म ज्ञान गोलियां और आरोहण गोलियां प्राप्त कर सकता है, तो रत्न भंडार संप्रदाय की ताकत अकल्पनीय गति से तेजी से बढ़ेगी। महाब्रह्म ज्ञान गोलियों, आरोहण गोलियों और नवजीवन संजीवनी गोलियों के साथ रत्न भंडार संप्रदाय के तहत योद्धाओं को लोगों को तोड़ने में कोई बाधा नहीं होगी। इस तरह रत्न भंडार संप्रदाय में आरोहण लोक विशेषज्ञों की संख्या अत्यंत भयानक दर से बढ़ेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य पवन महल पिछले 20 वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ा है। अमृत की ऐसी चमत्कारी आपूर्ति के साथ सबसे कमजोर बल भी तेजी से विकसित और विस्तारित हो सकता है। दिव्य पवन महल की तो बात ही छोड़िए, जो मूल रूप से अपनी वर्तमान ताकत के साथ दिव्य पवन महल ने लंबे समय से उनके रत्न भंडार संप्रदाय को पीछे छोड़ दिया है, जो 5 प्रमुख संप्रदायों का निर्विवाद नेता बन गया है। विकास की वर्तमान दर पर दिव्य पवन महल शायद अगले 10 वर्षों में 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के बराबर ताकत बन जाएगा। मूल रूप से सेठ लालचंद को दिव्य पवन महल की स्थिति से बहुत ईर्ष्या थी, लेकिन अब उसे दिव्य पवन महल से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका रत्न भंडार संप्रदाय भी यही हासिल कर सकता था। किसी भी मामले में एक चीज जो उसके रत्न भंडार संप्रदाय के पास बहुतायत में थी वह थी पैसा। पर्याप्त पैसे के साथ वह अपने रत्न भंडार संप्रदाय की ताकत के तेजी से विकास के बारे में चिंता क्यों करेगा। यह सोचकर सेठ लालचंद तुरंत तलवार संप्रदाय के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए दक्षिणी महाद्वीप के लिए रवाना हो गया। दक्षिणी महाद्वीप में पहुंचने के बाद सेठ लालचंद ने तलवार संप्रदाय को अपना उद्देश्य बताया। सेठ लालचंद का उद्देश्य सुनकर विराट के निर्मल अवतार ने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बातचीत करने के लिए हस्तक्षेप किया। रत्न भंडार संप्रदाय ने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था और विराट को रत्न भंडार संप्रदाय की ताकत में तेजी से वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं थी। किसी भी मामले में उसे और तलवार संप्रदाय को आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता थी, जबकि रत्न भंडार संप्रदाय को विभिन्न गोलियों की आवश्यकता थी। सहयोग एक जीत जीत की स्थिति थी, तो क्यों नहीं। चूंकि सेठ लालचंद ने बड़ी मात्रा में विभिन्न गोलियां खरीदने की योजना बनाई थी, विराट ने उदारतापूर्वक उन्हें अच्छी छूट दी। दांव संघ में उन्हें जिस कीमत पर बेचा जाता था उससे 20% की छूट। आगे जाकर तलवार संप्रदाय की विभिन्न गोलियां, ताबीज, व्यूह और जादुई हथियार पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में रत्न भंडार कंपनी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से बेचे जा सकते थे। तलवार संप्रदाय उत्पाद प्रदान करेगा, जबकि रत्न भंडार संप्रदाय के तहत रत्न भंडार कंपनी बिक्री संभालेगी। बिक्री राजस्व 20/80 विभाजित किया जाएगा, जिसमें तलवार संप्रदाय 80% लेगा और रत्न भंडार संप्रदाय 20% लेगा। हालांकि लाभ साझाकरण अनुपात रत्न भंडार संप्रदाय के लिए कुछ अनुचित लग रहा था, लेकिन सेठ लालचंद बिक्री राजस्व 20/80 विभाजित किया जाएगा, जिसमें तलवार संप्रदाय 80% लेगा और रत्न भंडार संप्रदाय 20% लेगा। हालांकि लाभ साझाकरण अनुपात रत्न भंडार संप्रदाय के लिए कुछ अनुचित लग रहा था, लेकिन सेठ लालचंद बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। तलवार संप्रदाय की सहयोग करने की इच्छा पहले से ही एक महत्वपूर्ण रियायत थी। अन्यथा यदि तलवार संप्रदाय अकेले चला गया तो रत्न भंडार संप्रदाय अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। अंततः शक्ति सिंधु महाद्वीप में रत्न भंडार संप्रदाय का व्यवसाय पूरी तरह से तलवार संप्रदाय द्वारा कुचल दिया जाएगा। सहयोग करके रत्न भंडार संप्रदाय अभी भी मुनाफे का 20% प्राप्त कर सकता है। सहयोग के बिना उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके अलावा विराट की वर्तमान शक्ति बहुत अधिक थी। पूरे दांव संघ के भीतर एक विशालकाय, यहाँ तक कि ठाकुर परिवार 3 प्राचीन कुलों में से एक को दक्षिणी महाद्वीप में महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा। तलवार संप्रदाय एक अपरिहार्य सहयोगी था। उनके साथ सहयोग करने से रत्न भंडार संप्रदाय की भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल अब दिव्य विकास लोक में कुल 7 विशेषज्ञों का दावा करते हैं। तलवार संप्रदाय के समर्थन के साथ 3 प्राचीन कुलीन परिवार भी भविष्य में रत्न भंडार संप्रदाय को आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सहयोग के विवरण को अंतिम रूप देने के बाद सेठ लालचंद ने आखिरकार तलवार संप्रदाय से बड़ी मात्रा में महाब्रह्म ज्ञान गोलियां और आरोहण गोलियां खरीदने के लिए पूरे 50 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले। 50 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को देखकर विराट बहुत खुश हुआ। रत्न भंडार संप्रदाय वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरा। वे अविश्वसनीय रूप से अमीर थे। एक बार में 50 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की भारी चाल चल रहे थे। ध्यान रहे, ये 50 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे, 8वीं श्रेणी के नहीं। 50 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में परिवर्तित होने पर एक चौंका देने वाला 500 खरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। हालांकि सेठ लालचंद का सौदा गिरीश के साथ उनके व्यवसाय की तुलना में फीका था, जिसके लेन देन में अक्सर खरबों 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर शामिल होते थे। गिरीश ने नागदंत चावल के लिए विभिन्न जादुई खजानों के साथ भुगतान किया था, जो इन चमचमाते 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को सीधे सौंपने वाले सेठ लालचंद के प्रभाव से मेल नहीं खा सकते थे। तलवार संप्रदाय से बड़ी मात्रा में महाब्रह्म ज्ञान गोलियां और आरोहण गोलियां खरीदने के बाद सेठ लालचंद दक्षिणी महाद्वीप में नहीं रुके। इसके बजाय वह इन गोलियों के साथ उत्साहपूर्वक रत्न भंडार संप्रदाय लौट आए, ताकि संप्रदाय के उत्कृष्ट शिष्यों और एल्डरों को पुरस्कृत किया जा सके, जो लंबे समय से अपनी साधना बाधाओं में फंसे हुए थे। सेठ लालचंद द्वारा इन गोलियों को प्राप्त करने के बाद संप्रदाय के एल्डरों और मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों ने तुरंत अगले दायरे में प्रवेश किया, जिससे रत्न भंडार संप्रदाय की ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। केवल 1 महीने में रत्न भंडार संप्रदाय ने 1000 से अधिक आरोहण लोक योद्धा प्राप्त किए। सेठ लालचंद द्वारा तलवार संप्रदाय से बड़ी मात्रा में गोलियां खरीदने के कुछ ही समय बाद दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार भी दक्षिणी महाद्वीप में उतर आया, जो तलवार संप्रदाय से विभिन्न गोलियां खरीदना चाहता था। वास्तव में दिवाकर जैसे दांव संघ के उच्च रैंकिंग सदस्य पहले से ही विराट द्वारा बेची जाने वाली गोलियों की चमत्कारी शक्ति को जानते थे। मूल रूप से तलवार संप्रदाय से गोलियां खरीदने के लिए दिवाकर को सेठ लालचंद से पहले दक्षिणी महाद्वीप में पहुंचना चाहिए था। हालांकि भले ही दिवाकर दांव संघ के उपाध्यक्ष थे, लेकिन संघ पर अकेले उनका शासन नहीं था। दांव संघ के खजाने से बड़ी रकम निकालने के लिए कई एल्डरों की सर्वसम्मति की आवश्यकता थी। उपाध्यक्ष के रूप में दिवाकर एक उच्च पद पर थे और काफी शक्ति रखते थे, लेकिन वे लगातार बाधित भी थे। इस बार दांव संघ के उच्च अधिकारियों को तलवार संप्रदाय से विभिन्न गोलियां खरीदने के लिए 200 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दान करने के लिए राजी करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक रूप से खुद को थका दिया था।
वास्तव में दांव संघ का युद्ध समर्थक गुट दिवाकर के प्रस्ताव से दृढ़ता से सहमत था। मुख्य बाधा शांति समर्थक गुट था, उन बदमाशों का समूह जो आत्मसमर्पण की वकालत करते थे। कोई अन्य विकल्प न होने पर दिवाकर को एक बार फिर से महत्वपूर्ण मात्रा में शक्ति और लाभ छोड़ना पड़ा। बमुश्किल शांति समर्थक एल्डरों और संरक्षकों को अपने प्रस्ताव से सहमत होने के लिए राजी करना पड़ा। इस बार दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार 200 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को तलवार संप्रदाय में लाया, मुख्य रूप से नवजीवन संजीवनी गोलियां और नागदंत चावल खरीदने के लिए। जहां तक महाब्रह्म ज्ञान गोलियों और आरोहण गोलियों का सवाल है, केवल थोड़ी मात्रा ही खरीदी गई थी। आखिरकार यहां आने का उनका प्राथमिक उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की जान बचाना था, न कि कुछ मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों की ताकत में सुधार करने में मदद करना। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता थी वह थी नवजीवन संजीवनी गोली जैसी चमत्कारी उपचार गोलियां और नागदंत चावल जैसे दुर्लभ खजाने जो तेजी से सच्चे सार को बहाल कर सकते थे। सैनिक के पास नवजीवन संजीवनी गोली है या नहीं, यह कभी कभी उनके जीवन या मृत्यु को निर्धारित कर सकता है। और क्या अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के सच्चे सार को तेजी से बहाल किया जा सकता है, यह भी युद्ध की जीत या हार को निर्धारित करता है। दिवाकर के पास दांव संघ के भीतर सुरक्षित करने के लिए सीमित संसाधन थे, इसलिए उनकी प्राथमिक चिंता स्वाभाविक रूप से अधिकांश सैनिकों का अस्तित्व थी, न कि कुछ मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों की ताकत में सुधार। वे मार्शल आर्ट्स के दिग्गज जो अपने साधना स्तरों को तोड़ना चाहते थे, वे बस विराट से आरोहण गोलियां खुद खरीद सकते थे। उन्हें दिवाकर से उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। मानव जाति और दांव संघ के संसाधन बहुत अधिक शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित थे, और बहुत सारी संपत्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करना मुश्किल था। यदि उस विशाल धन और संसाधनों को जमा किया जा सकता और अग्रिम पंक्तियों पर उपयोग किया जा सकता, तो वहां के मानव सैनिक इतना संघर्ष नहीं कर रहे होते। दुर्भाग्य से शक्तिशाली और अमीरों को अपने हितों का त्याग करने के लिए मजबूर करना उनकी जान लेने के बराबर है। एक बार जब उनके हितों को खतरा होता है तो वे तुरंत मौत तक लड़ेंगे। राक्षसों से लड़ने में उनकी बहुत कम रुचि है, लेकिन अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए उनमें अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर का उत्साह है। इसलिए अपनी ताकत और शक्ति के साथ भी दिवाकर इस संबंध में शक्तिहीन है। जब विराट ने दिवाकर को ज्यादातर निम्न श्रेणी की नवजीवन संजीवनी गोलियां और नागदंत चावल खरीदने के लिए पूरे 200 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकालते देखा, तो विराट तुरंत समझ गया कि दिवाकर इन गोलियों और संसाधनों का उपयोग अग्रिम पंक्ति के साधारण सैनिकों के लिए करने का इरादा रखता है। दिवाकर ने वास्तव में खुद को पूरी मानव जाति के भविष्य और भाग्य के लिए समर्पित कर दिया है। दिवाकर के इरादों को समझने के बाद विराट ने असामान्य रूप से इस सौदे के लिए कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि इसके बजाय इसे दिवाकर को लागत मूल्य पर बेच दिया। विराट का इस सौदे पर लाभ कमाने का इरादा नहीं था, लागत निकालना ही काफी था। इन वर्षों में अनगिनत तूफानों और लड़ाइयों का सामना करने के बाद विराट निचले स्तर के सैनिकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को समझता था। दिवाकर जैसा कमांडर जो अपने सैनिकों का इतना ख्याल रखता है, दुर्लभ था। इस संबंध में दिवाकर ने निस्संदेह विराट का सम्मान अर्जित किया। जब विराट प्रमुख संप्रदायों और ताकतों के मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों और शक्तिशाली कुलीनों से पैसा कमा रहा था, तो उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, चाहे उसने कितना भी गुना लाभ कमाया हो। लेकिन वह अपने सैनिकों की गाढ़ी कमाई से एक पैसा भी नहीं लेगा। एक सज्जन पैसे से प्यार करता है, लेकिन वह इसे नैतिक रूप से कमाता है। कुछ पैसा ठीक है, चाहे वह कैसे भी कमाया जाए, लेकिन कुछ पैसा बिल्कुल अस्वीकार्य है। दिवाकर विराट द्वारा दी गई कीमतों से बहुत हैरान था। भतीजे विराट, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये नवजीवन संजीवनी गोलियां और नागदंत चावल इस कीमत पर है? आपने कोई गलती तो नहीं की है? दिवाकर ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, विराट द्वारा दी गई अपमानजनक रूप से कम कीमतों को देखकर। यदि विराट इस तरह गोलियां बेचता तो उनका तलवार संप्रदाय दिवालिया हो जाता। दिवाकर तलवार संप्रदाय की गोलियों और नागदंत चावल की आधिकारिक कीमतों को जानता था, जो विराट द्वारा उसे दी जा रही कीमत से 10 या 100 गुना अधिक थी। सीनियर दिवाकर, गोलियों और नागदंत चावल का यह जत्था अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए है, आपके लिए नहीं, न ही दांव संघ के उच्च अधिकारियों के लिए। विराट ने दिवाकर को देखते हुए ईमानदारी से कहा, इसलिए कृपया गोलियों और नागदंत चावल के इस जत्थे की कीमत को गुप्त रखें सीनियर दिवाकर, और इसे किसी और को न बताएं। विराट के शब्दों को सुनकर दिवाकर ने अपने सामने नीले रंग के कपड़े पहने युवक को देखा और एक लंबी खामोशी में डूब गया। दिवाकर इस सौदे में शामिल भारी मुनाफे के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ था। 200 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, कितनी बड़ी दौलत। यहां तक कि दांव संघ के प्रमुख संरक्षक भी इतनी चौंका देने वाली रकम का विरोध करना मुश्किल पाएंगे। यदि यह कोई शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्ति होता तो वे आभारी होते यदि उन्होंने इस सौदे में अपनी जेब भरने के लिए हर तरह की कोशिश नहीं की होती। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की खातिर स्वेच्छा से रियायतें देने की तो बात ही छोड़िए, लेकिन विराट इतनी खगोलीय राशि का सामना करते हुए प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम था। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की खातिर वह अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा छोड़ने को तैयार था। उसे इतनी कम कीमत पर ऐसी चमत्कारी गोलियां और संसाधन बेच रहा था। विराट के कार्यों पर दिवाकर मिश्रित भावनाओं से भर गया। युवा मास्टर विराट की धार्मिकता वास्तव में सराहनीय है। मोर्चे पर सैनिकों की ओर से मैं दिवाकर आपके नेक चरित्र के लिए युवा मास्टर विराट को धन्यवाद देता हूं। दिवाकर ने अपने कपड़े सीधे किए, अपने हाथ जोड़े और विराट को गहरा नमन किया, एक बहुत ही गंभीर सलामी दी। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में शायद केवल विराट को दांव संघ के प्रतिष्ठित उपाध्यक्ष दिवाकर से इतनी भव्य सलामी मिलेगी। उपाध्यक्ष दिवाकर, आप क्या कर रहे हैं? कृपया जल्दी उठें, यह मेरे जैसे जूनियर के लिए बहुत अधिक है। यह देखकर विराट ने तुरंत सलामी दी। आखिरकार दिवाकर दांव संघ के उपाध्यक्ष थे, और जब गठबंधन नेता अनुपस्थित थे तो उन्हें मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी माना जा सकता था। विराट इतनी उच्च स्थिति के साथ दिवाकर से इतनी भव्य सलामी स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? युवा मास्टर विराट, आपको यह नमन स्वीकार करना होगा। यह अग्रिम पंक्तियों पर सैनिकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, दिवाकर ने गंभीरता से कहा। युवा मास्टर विराट, क्या आप समझते हैं कि गोलियों और नागदंत चावल के इस जत्थे का क्या मतलब है? यह अनगिनत जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। आपने जो अथाह पुण्य किया है उसके साथ आप मानव जाति से अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। विराट के सम्मान में दिवाकर ने उसे संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया। युवा पीढ़ी के बीच जो दिवाकर से इतना सम्मान पा सकते थे, विराट पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में मानव जाति में एकमात्र था। दिवाकर का आग्रह देखकर विराट के पास स्थिर खड़े रहने और दिवाकर का नमन स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दिवाकर से 200 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के बाद विराट ने शालिनी से तलवार संप्रदाय की नवजीवन संजीवनी गोली की अधिकांश सूची प्राप्त करवाई और उसे दिवाकर को सौंप दिया। क्योंकि तलवार संप्रदाय ने हाल के वर्षों में किसी बड़े पैमाने के युद्ध का अनुभव नहीं किया है, इसलिए उसने नवजीवन संजीवनी गोली एक उपचार अमृत का अपेक्षाकृत कम उपयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत पर्याप्त भंडार है। जहां तक नागदंत चावल की बात है तो यह कहने की बात नहीं है। वर्तमान में लगभग पूरा तलवार संप्रदाय नागदंत चावल की खेती करता है। न केवल इसे दिव्य पवन महल के सभी कृषि योग्य क्षेत्रों में उगाया जाता है, बल्कि कब्जा किए गए वरुण महल में भी, और यहां तक कि नवधारा महाद्वीप पर भी इसकी खेती के लिए उपजाऊ भूमि के बड़े हिस्से की खेती की गई है। तलवार संप्रदाय का नागदंत चावल का वर्तमान भंडार बहुत बड़ा है। भले ही विराट ने इसे दिवाकर को सबसे कम कीमत पर बेचा, लेकिन यह दिवाकर की 200 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। नवजीवन संजीवनी गोलियां और नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद दिवाकर तुरंत नहीं गया। इसके बजाय उसने दक्षिणी महाद्वीप के बाहरी इलाकों के लिए उड़ान भरी, सूर्यवीर को पाया और उसके साथ बात की। जाने से पहले दिवाकर ने सूर्यवीर के कंधे को बड़े भाव से थपथपाया और कहा, सूर्यवीर, भगवान का शुक्र है, तुमने एक बेहतरीन बेटा पाला है। मुझे लगा कि तुम पहले से ही काफी उल्लेखनीय थे, लेकिन तुम्हारे बेटे की तुलना में मैं पूरी तरह से तुच्छ महसूस करता हूं। यह सुनकर सूर्यवीर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बूढ़े दिवाकर, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो? बेशक मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम कैसे बता सकते हो कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था? दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। सूर्यवीर को जवाब देने का इंतजार किए बिना दिवाकर ने अपने सामने की जगह को फाड़ दिया। उसकी आकृति चमकी और उसका दिव्य चेतना अवतार अंदर उड़ गया, तुरंत गायब हो गया।
तलवार संप्रदाय में खजाना विभाग के मुख्य हॉल में विराट, शालिनी और खजाना विभाग के अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारी पिछली अवधि में गोलियां और नागदंत चावल बेचने से अपने मुनाफे की गणना कर रहे थे। सबसे पहले विराट ने दांव संघ मुख्यालय में गोलियां और नागदंत चावल बेचे, जिससे कुल 100 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कमाए। फिर रत्न भंडार संप्रदाय के संप्रदाय नेता सेठ लालचंद ने व्यक्तिगत रूप से बड़ी मात्रा में महाब्रह्म ज्ञान गोलियां और आरोहण गोलियां खरीदने के लिए 50 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लाए। अब दिवाकर के 200 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को जोड़ते हुए तलवार संप्रदाय ने पिछले कुछ महीनों में 350 अरब से अधिक नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कमाए हैं। इतनी बड़ी संपत्ति देखकर विराट, शालिनी और खजाना विभाग के अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारी बहुत खुश थे। 350 अरब से अधिक नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के साथ तलवार संप्रदाय को लंबे समय तक आध्यात्मिक पत्थरों के खत्म होने की चिंता नहीं करनी होगी। यहां तक कि आध्यात्मिक पत्थरों का सबसे बड़ा उपभोक्ता उच्च श्रेणी का जन्मजात हथियार 350 अरब से अधिक नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के साथ अपनी पूरी शक्ति को बिना किसी संयम के उजागर कर सकता है। उस जन्मजात शीर्ष श्रेणी के युद्ध हथियार से एक एकल पूर्ण शक्ति हमला पूरे 1 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग करता है। 350 अरब से अधिक नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के साथ वह उच्च श्रेणी का जन्मजात हथियार 350 पूर्ण शक्ति हमले कर सकता है। उस जन्मजात शीर्ष श्रेणी के युद्ध हथियार की भयानक शक्ति के साथ पूरी ताकत से 350 हमलों को उजागर करना संभवतः दिव्य विकास लोक के बाद के चरण में एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ के लिए भी असहनीय होगा। पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थरों के साथ तलवार संप्रदाय अब वास्तव में अभेद्य है। जब तक गांव संघ बड़े पैमाने पर हमला नहीं करता, तब तक तलवार संप्रदाय मध्य महाद्वीप में किसी से नहीं डरता। पैसे से बहुत खुश होकर विराट ने तलवार संप्रदाय में एक भव्य भोज दिया, जहां पूरे संप्रदाय ने जश्न मनाया। विराट के अच्छे मूड का फायदा उठाते हुए वान्या ने अपनी मासूमियत का इस्तेमाल करके उससे बड़ी मात्रा में गोलियां और विभिन्न संसाधन ठग लिए। अब वान्या गठबंधन की जूनियर लीडर होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से अपने दादा सूर्यवीर को साबित करने के लिए इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करना था कि वान्या गठबंधन उसे सौंपना सही विकल्प था। सूर्यवीर का वान्या गठबंधन काफी शक्तिशाली था, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य थे। जैसे जैसे दक्षिणी महाद्वीप में अधिक से अधिक सदस्य एकत्र हुए, वान्या गठबंधन की संसाधनों की खपत खगोलीय हो गई। लोगों का दिल जीतने और जूनियर गठबंधन नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए वान्या को स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी। हालांकि वान्या गठबंधन में सदस्यों की विशाल संख्या को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटा सा इनाम देना भी एक भारी खर्च होगा, जो उसके संचित युद्ध गुणों को जल्दी से खत्म कर देगा। यहां तक कि अपनी मां यामिनी से उधार लिए गए काफी गुणों के साथ भी उसे अब वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कोई अन्य विकल्प न होने पर वान्या ने अपना ध्यान अपने पिता विराट की ओर लगाया। अब उमड़ आया। उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। वरुण महल में जनार्दन ही वो व्यक्ति थे जो जितेन के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। स्वाभाविक और कनिष्क संघ की युवा नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता थी। हालांकि कनिष्क संघ में सदस्यों की भारी संख्या को देखते हुए हर एक व्यक्ति को छोटा सा इनाम देना भी एक बहुत बड़ा खर्च बन जाता, जो उसके जमा किए गए युद्ध गुण को जल्दी ही खत्म कर देता। यहां तक कि अपनी मां यामिनी से उधार लिए गए काफी युद्ध गुणों के बावजूद अब उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कोई और विकल्प न बचने पर वान्या ने अपना ध्यान अपने पिता विराट की ओर लगाया। पूरा तलवार संप्रदाय उसके पिता का ही तो है। अगर वे अपनी उंगलियों से थोड़ा सा भी फिसलने दें तो यह उसके लिए काफी समय तक खर्च करने के लिए पर्याप्त होगा। वान्या अब थोड़ी चिंतित है। जैसे जैसे कनिष्क संघ के अधिक से अधिक सदस्य दक्षिणी महाद्वीप में इकट्ठा हो रहे हैं, उसके लिए स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि दक्षिणी महाद्वीप में जमा हुए कनिष्क संघ के कई सदस्य अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हैं। ये अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ सभी अभिमानी और घमंडी हैं। वे सूर्यवीर के आगे झुकते हैं, न कि 7-8 साल की छोटी बच्ची के आगे। हालांकि वान्या सूर्यवीर की पोती है, लेकिन वे अर्धचरण दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ अभी भी वान्या के कनिष्क संघ की युवा नेता बनने और यहां तक कि कनिष्क संघ का नाम बदलकर वान्या गठबंधन करने से कुछ हद तक असंतुष्ट हैं। वान्या इन उपद्रवी विशेषज्ञों के सामने कुछ हद तक असहाय है। अब वान्या उन दिनों को याद करती है जब शार्दुल उसके पास था। अगर वह बड़ा सफेद बाघ अभी भी यहां होता तो ये लोग इतने अहंकारी नहीं होते। अगर उन्होंने अवज्ञा करने की हिम्मत की होती तो उनकी पिटाई की जाती, और अगर वे फिर भी नहीं मानते तो उनकी फिर से पिटाई की जाती, जब तक कि वे मान न जाते। दुर्भाग्य से जब से उसके पिता उस बड़े सफेद बाघ को दांव संघ के मुख्यालय ले गए, उसने उसे कई महीनों से नहीं देखा था। पापा, क्या वह बड़ा सफेद बाघ अभी खाली है? क्या मैं उसे थोड़ी देर के लिए उधार ले सकती हूँ? वान्या ने विराट की टांग पकड़ ली और एक प्यारा और लाड प्यार वाला नाटक करने लगी। अब तुम किस तरह की मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रही हो? विराट ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। इस नटखट छोटी बच्ची ने उसे कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। जब देखो तब वह कोई न कोई मुसीबत खड़ी करने में कामयाब हो ही जाती थी। खासकर जब से उसके पिता सूर्यवीर दक्षिणी महाद्वीप आए थे। सूर्यवीर का समर्थन पाकर वह और भी निरंकुश हो गई थी। इतनी छोटी सी बच्ची और वास्तव में अनगिनत विशेषज्ञों के जमावड़े वाले कनिष्क संघ की युवा नेता बन गई। वह वास्तव में आसमान की विशालता को नहीं जानती थी। इस मामले में विराट को लगा कि उसके पिता बस उस छोटी बच्ची की बकवास के साथ चल रहे हैं। वह कनिष्क संघ के मामलों का प्रबंधन नहीं करना चाहता था। वह इसे तलवार संप्रदाय में विलय कर सकता था, क्योंकि उसे तलवार संप्रदाय में बहुत अधिक विशेषज्ञ होने से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सूर्यवीर ने कनिष्क संघ को इस छोटी बच्ची को सौंपने की जिद की, और यहां तक कि इसे वान्या गठबंधन जैसा कुछ बनाने के लिए उसके द्वारा बनाए गए एक छोटे गुट के साथ मिला दिया। जब विराट को इस बारे में पता चला तो उसे लगा कि उसके पिता वास्तव में बोर हो रहे हैं, जो इस तरह के बचकाने खेलों में लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि यह उसके पिता थे, विराट हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वह सूर्यवीर के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर उसने उन्हें नाराज किया तो उसकी पिटाई हो सकती है। सूर्यवीर वान्या को बहुत प्यार करते थे और उसे कोई भी दुख सहते हुए नहीं देख सकते थे, लेकिन वे अपने बेटे के साथ विनम्र नहीं होते थे। अपने पिता के स्वभाव को जानते हुए विराट स्वाभाविक रूप से मुसीबत मोल लेने नहीं जाएगा। इसलिए विराट केवल वान्या की वान्या गठबंधन के युवा नेता के रूप में नियुक्ति पर आंखें मूंद सकता था और उसके साथ माथापच्ची करने के लिए बहुत आलसी था। अब यह सुनकर कि वान्या वास्तव में उससे शार्दुल को उधार लेना चाहती थी, विराट स्वाभाविक रूप से सतर्क हो गया, यह सोचकर कि यह छोटी बच्ची इस बार किस तरह की मुसीबत खड़ी करने जा रही थी। ओह पापा, बस थोड़ी देर के लिए मुझे वह बड़ा सफेद बाघ उधार दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं निश्चित रूप से आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। वान्या ने विराट की टांग को गले लगाया और विनती की। मुझे तुम्हारे वादे पर विश्वास नहीं है छोटी बच्ची। यह सुनकर विराट ने नासाज लहजे में कहा। विराट अपनी बेटी के स्वभाव को कैसे नहीं जान सकता था। अगर यह छोटी बच्ची मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी तो उसे शार्दुल को उधार लेने की क्या जरूरत थी। हालांकि इस बार वान्या स्पष्ट रूप से उसे अंत तक परेशान करने के लिए दृढ़ थी और कसम खाई थी कि जब तक वह शार्दुल को उधार नहीं ले लेती तब तक हार नहीं मानेगी। विराट उसकी जिद से परेशान था और उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अतीत में यदि वान्या ने इतनी जिद करने की हिम्मत की होती तो विराट ने निश्चित रूप से उसे उल्टा लटका दिया होता और सबक सिखाने के लिए उसकी अच्छी पिटाई की होती। लेकिन अब इस छोटी बच्ची के पास उसके दादा सूर्यवीर का समर्थन था। अगर उसने उसे बिना किसी कारण के पीटा तो वह बाद में शिकायत करने के लिए सूर्यवीर के पास भाग जाएगी। इस छोटी बच्ची के प्रति अपने पिता के लाड़ प्यार को देखते हुए हो सकता है कि वह खुद ही पिट जाए। हालांकि यद्यपि विराट ने शार्दुल को कुछ समय के लिए वान्या को उधार देने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन उसने वान्या से वादा लिया कि वह कभी भी शार्दुल का उपयोग किसी भी शरारत के लिए नहीं करेगी। वान्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वाभाविक रूप से विराट के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, यह कसम खाते हुए कि वह बड़े सफेद बाघ से कभी कुछ बुरा नहीं करवाएगी। वान्या के अनुरोध को स्वीकार करने के बाद विराट ने खुद दांव संघ मुख्यालय में शार्दुल को स्थानिक मार्ग के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौटने के लिए कहा।
चूंकि वह दांव संघ की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझता था, इसलिए विराट ने सुरक्षा के लिहाज से दांव संघ मुख्यालय में कोई टेलीपोर्टेशन एरिया स्थापित नहीं किया था। वह दांव संघ मुख्यालय और यूमेश शाही शहर के बीच स्थानिक मार्ग के माध्यम से दांव संघ मुख्यालय और दक्षिणी महाद्वीप के बीच यात्रा करता था। हालांकि विराट ने यूमेश राजवंश में एक टेलीपोर्टेशन एरिया स्थापित किया था। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद सेठ लालचंद ने दिव्य पवन महल का पक्ष जीतने के लिए यूमेश शाही शहर के पास एक काउंटी दिव्य पवन महल को दे दी थी। यह ठीक उस समय सेठ लालचंद के कार्यों के कारण था कि उसने दिव्य पवन महल और विराट का बहुत बड़ा पक्ष जीता। यही कारण है कि जब सेठ लालचंद इस बार सहयोग लेने आया तो विराट इतनी आसानी से सहमत हो गया। छोटी बॉस, आप मुझसे मिलना चाहती थीं? दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद शार्दुल ने वान्या को पाया और चापलूसी करते हुए पूछा। सभी लोगों में से वह जिस व्यक्ति से सबसे अधिक डरता था वह वान्या थी। बचपन में वान्या द्वारा सताए जाने के जो बुरे सपने उसने देखे थे वे अभी भी उसकी यादों में ताजा थे। इसलिए जब विराट ने उसे बताया कि वान्या उसे मिलना चाहती है तो शार्दुल को बेचैनी का अनुभव हुआ। यह निश्चित नहीं था कि उसका क्या भाग्य होने वाला है, लेकिन चूंकि वान्या ने उसे बुलाया था इसलिए वह अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और केवल अपने दांत पीस सकता था और दक्षिणी महाद्वीप लौट सकता था। अन्यथा यदि वान्या उसके दरवाजे पर दस्तक देती तो उसकी हालत और भी खराब होती। हम बुरा नहीं है, वान्या ने सिर हिलाया और कहा। बड़े सफेद बाघ, चलो मेरे साथ कुछ काम करने चलो। इसके साथ वान्या ने एक छोटा हाथ बढ़ाया, शार्दुल को उसकी गर्दन की खाल से पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और उसे घसीटते हुए ले गई। तलवार संप्रदाय का खजाना विभाग। एक कमजोर दिखने वाला बूढ़ा आदमी खजाना विभाग की कार्यशाखा में एक कार्य स्वीकार करने के बाद हॉल से बाहर निकला और बाहर की ओर चल दिया। बूढ़े आदमी की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। स्पष्ट रूप से वह एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था। छोटी बॉस, क्या यह वही बूढ़ा आदमी है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, जिसने आपको परेशान किया? शार्दुल ने उस कमजोर दिखने वाले बूढ़े आदमी को देखा और वान्या से मानसिक रूप से पूछा। हाँ, यह वही है, वान्या ने सिर हिलाया और कहा। दोनों खजाना विभाग के मुख्य हॉल के बाहर छिपने के लिए अदृश्य ताबीज का उपयोग कर रहे थे और उस बूढ़े आदमी को घूर रहे थे जो बुरे इरादों के साथ हॉल से बाहर आया था। यह बूढ़ा आदमी, जिसका नाम एल्डर दिगंबर था, कनिष्क संघ का सदस्य था और सूर्यवीर के अलावा संघ के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक था। वह वान्या के कनिष्क संघ की युवा नेता बनने के सबसे कट्टर विरोधियों में से एक था। सूर्यवीर के बाद कनिष्क संघ में दूसरे सबसे मजबूत विशेषज्ञ के रूप में उसके रवैये ने गठबंधन के भीतर कई लोगों को प्रभावित किया। वान्या के नेतृत्व को स्वीकार करने से उसके इनकार ने गठबंधन के एक बड़े हिस्से को उस पर अविश्वास करने का कारण बना दिया। हालांकि वान्या के पास अब कनिष्क संघ के भीतर अपना मुख्य समूह था, जिसमें भावेश, तेजस और शेरा जैसे लोग उसके कट्टर समर्थक थे, लेकिन उनकी ताकत अपेक्षाकृत कमजोर थी। भावेश और तेजस ने हाल ही में आरोहण लोक के अंतिम चरण में प्रवेश किया था, जबकि शेरा ने अभी अभी अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था। उनकी ताकत एल्डर दिगंबर जैसे विशेषज्ञ से बहुत कम थी। एल्डर दिगंबर न केवल अत्यंत शक्तिशाली थे, बल्कि उनका स्वभाव भी बेहद जिद्दी और ढीठ था। वान्या ने बार बार उसे खुश करने की कोशिश की, यहां तक कि उसे बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन देने की पेशकश की, लेकिन एल्डर दिगंबर ने वान्या की सभी कोशिशों को ठुकरा दिया। वह वान्या का कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करता था। वान्या की दया स्वीकार करने के बजाय तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग में मिशन स्वीकार करना और युद्ध गुण अर्जित करना पसंद करता था। वान्या इस एहसान फरामोश बूढ़े आदमी पर बहुत क्रोधित थी और उसे अच्छी तरह पीटने के लिए बेताब थी। हालांकि बूढ़े आदमी की ताकत बहुत भयानक थी, उसका कोई भी अधीनस्थ उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वान्या अपने दादा सूर्यवीर से मदद नहीं मांगना चाहती थी। आखिरकार अगर वह कनिष्क संघ के सदस्यों को भी अपने अधीन नहीं कर सकती थी और उसके दादाजी को हस्तक्षेप करना पड़ा तो क्या यह उसे अक्षम नहीं दिखाएगा? क्या होगा अगर उसके दादाजी ने इस वजह से कनिष्क संघ वापस ले लिया? उसे भारी नुकसान होगा। इसलिए ऐसी बात बिल्कुल सवाल से बाहर थी। वह केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकती थी इस बूढ़े आदमी को वश में करने के लिए। बड़े सफेद बाघ, तुम्हें उसे अच्छी तरह पीटना होगा और मेरा गुस्सा निकालना होगा। वान्या ने अपना छोटा हाथ हिलाया और कहा। छोटी बॉस, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शार्दुल ने अपने पंजे से अपना सिर खुजाया और कुछ कठिनाई से कहा। क्या बड़े सफेद बाघ, अब तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगे? वान्या ने अपनी भौहें ऊपर की और गुस्से से कहा। शार्दुल उसके साथ बड़ा हुआ था और उसके माता पिता के अलावा वह उन लोगों में से एक था जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। अब जब शार्दुल उसकी बात नहीं सुन रहा था तो वान्या तुरंत नाराज हो गई। नहीं नहीं छोटी बॉस, गलत मत समझो। शार्दुल ने जल्दी से अपना पंजा हिलाया और कहा। इस बूढ़ी चीज ने आपको परेशान करने की हिम्मत की छोटी बॉस, भले ही आप कुछ न कहें, फिर भी मैं उसे पीट दूंगा। यह हुई ना बात। वान्या ने अपनी प्यारी नाक से कोड़ी और सूंघा। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यह थोड़ा मुश्किल है? वान्या ने फिर पूछा। यह बूढ़ा कमीना काफी ताकतवर है, मेरी मौजूदा ताकत के साथ मैं शायद उसे हरा ना पाऊं। अगर आप वास्तव में उसे पीटना चाहती हैं तो मुझे जाकर कुर्मा को मदद के लिए लाना होगा। शार्दुल ने कहा। तो जल्दी करो और उस विशाल कछुए को बुलाओ। वान्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा। छोटी बॉस, एक पल रुकिए, मैं अभी वापस आता हूं। शार्दुल ने जल्दी से कहा। इसके साथ शार्दुल खजाना विभाग हॉल से चला गया और टेलीपोर्टेशन एरिया के माध्यम से यूमेश शाही शहर गया और फिर यूमेश शाही शहर के स्थानिक मार्ग के माध्यम से दांव संघ मुख्यालय गया। एल्डर दिगंबर के खजाना विभाग हॉल से बाहर आने के बाद उसे लगा जैसे कोई गुप्त रूप से उसे देख रहा है। अपनी विशेषज्ञता के स्तर के साथ उसने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि वान्या और शार्दुल उसे देख रहे थे। हालांकि चारों ओर देखने के बाद वह उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका जो गुप्त रूप से उसे देख रहा था। वान्या और शार्दुल द्वारा उपयोग किया गया अदृश्य ताबीज व्यक्तिगत रूप से विराट द्वारा तैयार किया गया था। ताबीज सरणियों में विराट की वर्तमान महारत के साथ उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए अदृश्य ताबीज इतने शक्तिशाली होंगे कि एक सच्चा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी एल्डर दिगंबर जैसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, शायद उनके भेस का पता नहीं लगा पाएगा। थोड़ी देर खोजने और कुछ न मिलने के बाद एल्डर दिगंबर ने ध्यान देना बंद कर दिया। आखिरकार यह दक्षिणी महाद्वीप था, एक ऐसी जगह जो विशेषज्ञों से भरी हुई थी, जिसमें कई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ शामिल थे। अभी अभी शायद दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों में से एक ने संयोग से इस तरफ देखा हो। एल्डर दिगंबर को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई उसके प्रति बुरे इरादे रखेगा। आखिरकार वह कनिष्क संघ का एक विशेषज्ञ था और दक्षिणी महाद्वीप कनिष्क संघ के नेता सूर्यवीर के बेटे का क्षेत्र था। विशेषज्ञों से भरी जगह दक्षिणी महाद्वीप में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि एल्डर दिगंबर ने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्रति बुरे इरादे रखने वाला कोई और नहीं बल्कि वान्या थी, जो कनिष्क संघ की वर्तमान युवा नेता थी। वास्तव में यदि विराट कनिष्क संघ के नेता के रूप में उनका उत्तराधिकारी बनता तो एल्डर दिगंबर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते। विराट की ताकत, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और क्षमता ने एल्डर दिगंबर को बहुत प्रभावित किया। कई मायनों में विराट का प्रदर्शन उसके पिता सूर्यवीर से भी आगे निकल गया था। यदि विराट कनिष्क संघ के नेता के रूप में सफल होता तो एल्डर दिगंबर इसका पूरे दिल से समर्थन करते। हालांकि एल्डर दिगंबर को जो समझ में नहीं आ रहा था वह यह था कि उनका अपना नेता सूर्यवीर कनिष्क संघ को अपने बेटे को क्यों नहीं सौंपेगा, बल्कि एक ऐसी छोटी अनुभवहीन लड़की को सौंपेगा। हालांकि वह लड़की नेता की पोती थी, फिर भी कनिष्क संघ एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। वे ऐसी 7 या 8 साल की लड़की को अपना नेता कैसे बनने दे सकते थे? क्या यह मजाक नहीं था? इसलिए एल्डर दिगंबर ने वान्या के कनिष्क संघ की नेता बनने का कड़ा विरोध किया और किसी भी वान्या गठबंधन को मान्यता देने से इनकार कर दिया। वह अपने रवैये का उपयोग करके सूर्यवीर का मन बदलना चाहता था और इस बेतु के फैसले को वापस लेना चाहता था। दांव संघ मुख्यालय, वैदेही सरोवर की पर्वत चोटी पर। शार्दुल, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? विराट शार्दुल को इतनी जल्दी वापस आते देखकर हैरान था और उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा था कि वान्या शार्दुल को कम से कम 10 दिनों से लेकर आधे महीने तक वापस नहीं करेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह कुछ ही समय में वापस आ गया। बॉस, मैं कुर्मा को उधार लेने वापस आया हूं, शार्दुल ने कहा। तुम्हें कुर्मा की क्या जरूरत है? विराट ने भ्रूभंग किया और पूछा। वह छोटी लड़की किस तरह की मुसीबत में थी? शार्दुल को उधार लेना काफी नहीं था, उसे उस विशाल कछुए को भी उधार लेने की जरूरत थी। कुर्मा की वर्तमान ताकत के साथ यह एक सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी। विशाल कछुए से कार्रवाई करवाना कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए शार्दुल के शब्दों को सुनकर विराट ने तुरंत इसे गंभीरता से लिया।
बॉस, बात ऐसी है, एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी ताकत के भरोसे आपको, वान्या को परेशान करने की हिम्मत करता है। इसलिए मैं कुर्मा के साथ जा रहा हूं ताकि उसे अच्छी तरह से पीटा जा सके। शार्दुल ने कहा। क्या? तुमने कहा किसने वान्या को परेशान किया? विराट यह सुनकर दंग रह गया और संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा। उसके इलाके में कोई उस छोटी बच्ची को परेशान करेगा? कौन इतना साहसी था? क्या उनके पास भालू की हिम्मत और तेंदुए का दिल था? विराट को थोड़ा अविश्वास हो रहा था। आखिर वह अपनी बेटी के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानता था। उस छोटी बच्ची की शरारतों को देखते हुए यह पहले से ही एक आशीर्वाद था। यदि वह दूसरों को परेशान नहीं करती थी तो उसे परेशान करने की हिम्मत कौन करेगा? यह एल्डर दिगंबर नाम का एक बूढ़ा कमीना है। शार्दुल ने सच्चाई से कहा। वह बूढ़ा कमीना काफी ताकतवर है। मुझे चिंता है कि हम उसे हरा नहीं पाएंगे, इसलिए इस बार हम कुर्मा को साथ लाने आए हैं। शार्दुल के शब्दों को सुनकर विराट तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। हालांकि विराट आधिकारिक तौर पर कनिष्क संघ का नेतृत्व नहीं करता था, लेकिन यह वर्तमान में उसके तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में स्थित था। उसके क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वह उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। यह एल्डर दिगंबर कनिष्क संघ के भीतर एक मुसीबत बनाने वाला था, जो लगातार वान्या के गठबंधन का युवा नेता बनने पर आपत्ति जताता था। एल्डर दिगंबर उसके पिता सूर्यवीर के अलावा कनिष्क संघ में सबसे मजबूत विशेषज्ञ भी थे। वान्या ने एल्डर दिगंबर को वश में करने की हर कोशिश की थी, लेकिन वह अड़िग रहे। वह लंबे समय से उसे नापसंद करती थी और ऐसा लगता था कि वह उसे कठिन समय देने की योजना बना रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शार्दुल को उधार लेना चाहती थी। ठीक है, तो जाओ और कुर्मा को बुलाओ। विराट ने सिर हिलाया। अब जब वह स्थिति को समझ गया था तो विराट स्वाभाविक रूप से वान्या के कार्यों में बाधा नहीं डालेगा। हालांकि विराट जानबूझकर वान्या को कनिष्क संघ का नियंत्रण लेने में मदद नहीं करेगा, लेकिन चूंकि छोटी लड़की ने उससे मदद मांगने की पहल की थी, इसलिए उसे उसके पिता के रूप में अगर वह कर सकता है तो मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। हालांकि वान्या शरारती और परेशानी पैदा करने वाली थी। कभी कभी ऐसी चीजें भी करती थी जिससे उसे इतना गुस्सा आता था कि वह उसे उल्टा लटकाने और पीटने से खुद को रोक नहीं पाता था। लेकिन वह अभी भी उसकी अपनी बेटी थी। अगर उसकी बेटी के साथ अन्याय होता तो उसे एक पिता के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ती। हाँ बॉस, विराट की सहमति सुनकर शार्दुल बहुत खुश हुआ। दरअसल वह मदद मांगने के लिए लौटने के बारे में कुछ आशंकित था, क्योंकि विराट उसे विशाल कछुआ उधार देने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। अगर उसके बॉस ने मना कर दिया तो वह अपनी छोटी बॉस को खुद को समझा नहीं पाएगा। अब विराट की सहमति सुनकर शार्दुल ने आखिरकार राहत की सांस ली। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर, विशाल कछुआ कुर्मा तारों भरे आकाश के नीचे लेटा हुआ था। खेती करने के लिए समृद्ध तारों की रोशनी को आराम से सोख रहा था। विराट का अनुसरण करते हुए जीवन अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। विराट की तरफ से उसने जिन खेती संसाधनों का आनंद लिया वे देवदार झरना गुप्त क्षेत्र में अकल्पनीय थे। कुछ समय पहले उसने जयद्रथ को हराने में विराट की मदद की, एक महान योगदान दिया। विराट ने उसे प्राचीन महाद्वीप की नदियों से बड़ी मात्रा में पानी का इनाम दिया और यहाँ तक कि उसे उन धाराओं में से एक बड़ी मछली भी दी। मछली खाने और प्राचीन महाद्वीप की धारा के पानी की बड़ी मात्रा को परिष्कृत करने के बाद उसने सफलतापूर्वक अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर उसे फिर से जयद्रथ का सामना करना पड़ा तो वह उस कमीने को एक ही स्वाइप से आसानी से हरा सकता था, बिना लंबे समय तक लड़ने की आवश्यकता के। उसे अब से अपने बॉस के पक्ष में कड़ी मेहनत करनी होगी। केवल महान योगदान देकर ही वह पर्याप्त खेती के संसाधन प्राप्त कर सकता था, और अगर वह अपने बॉस से उन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खेती संसाधनों को प्राप्त कर सकता है तो वह दिव्य विकास लोक या यहाँ तक कि महाविपत्ति लोक में भी प्रवेश कर सकता है। कौन जानता है, एक दिन वह असंख्य लोगों को पार करने वाला एक सर्वोच्च पावर हाउस भी बन सकता है। आगे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हुए कुर्मा का दिल उत्साह से जल उठा। कुर्मा, ओ कुर्मा, मेरे साथ चलो। जैसे ही विशाल कछुआ जमीन पर लेटा हुआ था, अपने दिवा स्वप्नों में खोया हुआ एक आवाज ने उसके सपनों को बाधित कर दिया। आवाज सुनते ही विशाल कछुआ तुरंत उछल पड़ा। बिना देखे ही उसने आवाज को अपने बड़े भाई शार्दुल की आवाज के रूप में पहचान लिया। भाई, आपके क्या आदेश हैं? विशाल कछुआ जल्दी से पास आया। उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। हमारी छोटी बॉस को परेशान किया गया है, उसका बदला लेने के लिए मेरे साथ चलो, शार्दुल ने धमकी भरे लहजे में कहा। क्या? हमारी छोटी बॉस को परेशान करने की हिम्मत कौन करता है? यह सुनकर विशाल कछुए की आंखों में द्वेष चमक उठा। भाई चलो और हमारी छोटी बॉस का बदला लेने के लिए उसे अभी मार डालते हैं। उनकी छोटी बॉस उनके नेता की अपनी बेटी थी। उनके दिलों में वह ऐसी थी जिसे कोई छू नहीं सकता था। यदि दूसरे उनके प्रति असभ्य होते तो वे इसे सहन कर सकते थे और जाने दे सकते थे, लेकिन उनकी छोटी नेता को परेशान करना बिल्कुल असहनीय था। हम तुरंत मेरे साथ चलो, शार्दुल ने अपना पंजा हिलाया और कहा। बड़े भाई, क्या बॉस को इस बारे में पता है? विशाल कछुआ रुका और अस्थायी रूप से पूछा। चिंता मत करो, बॉस पहले ही सहमत हो चुके हैं। शार्दुल ने अपना पंजा हिलाया और कहा। तो देर न करें, चलो तुरंत निकलें। विशाल कछुए ने यह सुनकर आक्रामक रूप से कहा। नवधारा महाद्वीप। एल्डर दिगंबर आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने नवधारा महाद्वीप पर विभिन्न खतरनाक स्थानों का पता लगाने के लिए तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग में कई मिशन स्वीकार किए थे। ये खतरनाक स्थान काफी जोखिम भरे थे, इसलिए तलवार संप्रदाय द्वारा दिए जाने वाले पुण्य के पुरस्कार भी बहुत उदार थे। दक्षिणी महाद्वीप में आने के बाद से एल्डर दिगंबर ने तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग में कई मिशन स्वीकार किए थे और बहुत सारे पुण्य जमा किए थे। यदि वह इस बार उदार पुरस्कारों के साथ इन मिशनों को पूरा कर सकता तो उसके जमा किए गए पुण्य प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के एक लौकी के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त होंगे। यह कहा जाता था कि तलवार संप्रदाय की प्राचीन दिव्य धारा मदिरा दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की सफलता दर को काफी बढ़ा सकती है। उनके कनिष्क संघ के नेता सूर्यवीर और दिव्य पवन महल के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों दोनों ने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का सेवन करने के बाद दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था। वह दसियों हजार वर्षों से अर्धचरण दिव्य विकास लोक की बाधा में फंसा हुआ था। एल्डर दिगंबर के मन में दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की अपार इच्छा थी। हालांकि दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का अवसर अत्यंत दुर्लभ है। इतने वर्षों तक वह सही अवसर पाने में असमर्थ रहे, जब तक कि वे दक्षिणी महाद्वीप नहीं पहुंचे। तभी उन्हें आखिरकार उम्मीद दिखाई दी। यह विचार कि वह जल्द ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में सक्षम होगा, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, एल्डर दिगंबर को बेकाबू उत्साह से भर दिया। जैसे ही एल्डर दिगंबर उड़ रहे थे, उन्होंने अचानक देखा कि एक सफेद बाघ और एक विशाल कछुआ आगे आकाश में दिखाई दिए। बुढ़े, क्या तुम आत्मसमर्पण करते हो या नहीं? शार्दुल ने अपना पंजा उठाया और एल्डर दिगंबर के सिर पर थप्पड़ मारा, एक भारी आवाज में बोलते हुए। नहीं। एल्डर दिगंबर ने खून की एक उल्टी थूकी, गुस्से में बोलते हुए। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि यह सरल मिशन आधे रास्ते में इन दो बेवकूफों के साथ समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा ये दो बेवकूफ उसे देखते ही बिना एक शब्द कहे उस पर टूट पड़े और उसे बेरहमी से पीटा। उस समय एल्डर दिगंबर पूरी तरह से दंग रह गए थे। उसका इन दो बेवकूफों से कोई बैर नहीं था और वह नहीं जानता था कि उन्होंने उसे क्यों निशाना बनाया था। इसके अलावा ये दो बेवकूफ भयानक रूप से मजबूत थे, खासकर वह कछुआ जिसकी ताकत बस अकल्पनीय थी। आखिरकार वह सूर्यवीर के अलावा कनिष्क संघ में सबसे मजबूत विशेषज्ञ था और दिव्य योद्धा सूची पर उसकी रैंकिंग कम नहीं थी। इसके अलावा इस अवधि के दौरान उसने तलवार संप्रदाय में कई अमृत और चमत्कारी औषधियों का आदान प्रदान किया था। इन दिव्य गोलियों की एक बड़ी संख्या को परिष्कृत करने के बाद उसके शरीर के भीतर सच्चा सार पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक परिष्कृत हो गया था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में भी बहुत कम लोग थे जो उसे समान खेती के स्तर पर हरा सकते थे। हालांकि जिस क्षण उसने उस कछुए को अपनी चाल चलते देखा, एल्डर दिगंबर का सारा आत्मविश्वास एक पल में चकनाचूर हो गया। उसकी भयानक ताकत, जिस पर उसे इतना गर्व था, उस कछुए के खिलाफ 3 चालें भी नहीं झेल सकी, इससे पहले कि उसे जमीन पर गिरा दिया गया। फिर उसे इन दो जानवरों द्वारा पूरी तरह से अपमानित किया गया। उस समय एल्डर दिगंबर खुद को हड्डी तक पीट रहे थे। एल्डर दिगंबर ने शुरू में सोचा था कि इस बार वह बर्बाद हो गया है। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। अपनी ताकत के साथ भले ही उसने अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल किया हो, वह संभवतः इन दो जानवरों से बच नहीं सकता था। लेकिन बाद में एल्डर दिगंबर को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
उसने पाया कि ये दो जानवर केवल उसे पीटना चाहते थे और उसे मारने का इरादा नहीं रखते थे। जिज्ञासा से प्रेरित होकर एल्डर दिगंबर मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछ बैठे। फिर उन्हें पता चला कि दो जानवरों को वास्तव में उस छोटी लड़की वान्या द्वारा उसे सबक सिखाने के लिए भेजा गया था। सच्चाई जानने पर एल्डर दिगंबर चौंक गए और उग्र हो गए। वह चौंक गया था कि वान्या के पास आत्मा पालतू जानवरों के रूप में ऐसे दो भयानक जानवर थे। चूंकि एल्डर दिगंबर दक्षिणी महाद्वीप में अपेक्षाकृत देर से आए थे, वान्या पहले ही शार्दूल और विशाल कछुए को दांव संघ मुख्यालय ले गई थी। एल्डर दिगंबर ने शार्दूल और विशाल कछुए को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उनकी उत्पत्ति नहीं जानता था। वह उग्र था कि छोटी लड़की ने वास्तव में उसे पीटने के लिए इन दो जानवरों को भेजा था, क्योंकि उसने उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। इन दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानवरों के खतरे के बावजूद एल्डर दिगंबर ने अभी भी वान्या के सामने झुकने से इनकार कर दिया। क्या मजाक है! वह मानव जाति के बीच एक प्रमुख व्यक्ति था। वह संभवतः 7 या 8 साल की लड़की के सामने कैसे झुक सकता था? उसके बाद वह किसी का सामना कैसे कर सकता था? हे बुढ़े, अभी भी इतना जिद्दी? ठीक है, तो टाइगर लॉर्ड आज तुम्हारे साथ ठीक से खेलेंगे। एल्डर दिगंबर को अभी भी उद्दंड होते देख शार्दूल ने एक और पंजे से उसका सिर नीचे पटक दिया। क्या तुम मानते हो? नहीं। क्या तुम मानते हो? नहीं। क्या तुम मानते हो? हाँ, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। ठीक है। एल्डर दिगंबर लगभग रो पड़े थे। पहले तो वह अड़े रहे और सिर झुकाने से मना कर दिया, लेकिन ये दो मंदबुद्धि वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत थी। वह चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। इसके अलावा उस बेवकूफ बाघ ने कहा कि अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो जब तक वह दक्षिणी महाद्वीप में रहेगा, वह उसे दिन में एक बार पीटेगा। शार्दूल की पीड़ा और धमकियों के तहत एल्डर दिगंबर केवल अपना सिर झुका सकते थे और जमा कर सकते थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वह दक्षिणी महाद्वीप में जीवित रहना चाहता था तो वह केवल आत्मसमर्पण कर सकता था। अन्यथा यदि उसे हर दिन इस बेवकूफ बाघ द्वारा पीटा जाता तो जीवन असहनीय होता। उजाड़ नवधारा महाद्वीप में पीटा जाना एक बात थी, लेकिन कनिष्क संघ के इतने सारे मार्शल कलाकारों के सामने इस बेवकूफ बाघ द्वारा अपमानित किया जाना उसे अकल्पनीय बना देगा। जहां तक दक्षिणी महाद्वीप छोड़ने की बात है, एल्डर दिगंबर ने इस पर विचार भी नहीं किया था। तलवार संप्रदाय का खेती का वातावरण किसी भी चीज के विपरीत था जिसे उसने कभी देखा था। यह खेती की एक वास्तविक पवित्र भूमि थी। केवल तलवार संप्रदाय में ही उसे दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की कोई उम्मीद थी। यदि उसने दक्षिणी महाद्वीप छोड़ दिया तो दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने की उसकी संभावना बेहद कम होगी। इसके अलावा वह और वान्या नश्वर दुश्मन नहीं थे। वह 7 या 8 साल की लड़की द्वारा शासित होने से नाखुश था। हर दिन इस बेवकूफ बाघ द्वारा पीटे जाने के परिणाम की तुलना में एल्डर दिगंबर को लगा कि झुकना और वान्या के सामने आत्मसमर्पण करना इतना अस्वीकार्य नहीं था। यह हुई ना बात। एल्डर दिगंबर को अंततः झुकते और आत्मसमर्पण करते हुए सुनकर शार्दूल ने उसे छोड़ दिया। बुढ़े, टाइगर तुम्हें चेतावनी दे रहा है। अगर तुमने मेरी छोटी बॉस को फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो टाइगर तुम्हें चेतावनी के रूप में दक्षिणी महाद्वीप में महाव्यूहों की दीवार के ऊपर लटका देगा। शार्दूल ने एल्डर दिगंबर को घूरते हुए एक भारी आवाज में चेतावनी दी। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। टाइगर, निश्चिंत रहें। अब से मैं छोटी नेता के नेतृत्व का पालन करूंगा और फिर कभी भी थोड़ी सी भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करूंगा। एल्डर दिगंबर ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा। शार्दूल के शब्दों ने अभी भी उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में उसने अपनी प्रतिष्ठा और चेहरे को सबसे अधिक महत्व दिया। यदि उसे वास्तव में इस बेवकूफ बाघ द्वारा दक्षिणी महाद्वीप में महाव्यूहों की दीवार के ऊपर लटका दिया जाता तो वह किसी का सामना कैसे कर सकता था? स्थिति उसके खिलाफ थी और वह लड़ाई नहीं जीत सकता था, तो वह अपना सिर झुकाने और जमा करने के अलावा और क्या कर सकता था? यह सबसे अच्छा है। मुझे आशा है कि तुम अपने शब्दों को याद रखोगे, अन्यथा टाइगर के पास अपनी आस्तीन के ऊपर 18 प्रकार की चालें हैं जो निश्चित रूप से तुम्हें अपना पेट भरने देंगी। शार्दूल ने उसे देखा और सूंघा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। एल्डर दिगंबर ने जल्दी से कहा। क्या तुम कहते हो टाइगर लॉर्ड हिम्मत नहीं करेंगे? शार्दूल गुस्से में दहाड़ा। अपने पंजे के एक स्वाइप के साथ उसने एल्डर दिगंबर को जमीन पर पटक दिया, उसे गुस्से से घूरते हुए। तुम कोशिश करो और देखो कि टाइगर लॉर्ड हिम्मत करते हैं या नहीं। नहीं, नहीं, यह है कि मैं हिम्मत नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि टाइगर लॉर्ड हिम्मत नहीं करेंगे। एल्डर दिगंबर, जो बाघ के पंजे से लगभग टूट चुका था, अंदर ही अंदर चिल्लाया और समझाने की पूरी कोशिश की। लानत है, यह बेवकूफ बाघ पूरी तरह से मंदबुद्धि है। यह एक शब्द भी नहीं समझ सकता। बेशक उसने केवल इन विचारों को अपने आप से बुदबुदाने की हिम्मत की, उन्हें जोर से दिखाने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि उस बेवकूफ बाघ को पता चलता कि वह उसे अपने दिल में कोस रहा है तो उसे शायद बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम हिम्मत नहीं करोगे। यह सुनकर शार्दूल ने कछुए पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। कुर्मा, चलो चलते हैं। शार्दूल ने विशाल कछुए पर अपना पंजा हिलाया। अब जब एल्डर दिगंबर ने हार मान ली थी तो अपने नेता को वापस लौटने और रिपोर्ट करने का समय आ गया था। शार्दूल और विशाल कछुए ने चोटिल और पस्त एल्डर दिगंबर को जंगल में फेंक दिया और चले गए। एल्डर दिगंबर अंततः ठीक होने से पहले लंबे समय तक जमीन पर पड़े रहे। उन्होंने अपने पैरों पर संघर्ष किया। आंदोलन ने उनकी चोटों को बढ़ा दिया, जिससे उन्हें दर्द में कराहना पड़ा। लानत है, वे दो बेवकूफ वास्तव में सब बाहर चले गए, उसने सोचा। उसे उनके द्वारा इतने लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया था। वह व्यावहारिक रूप से आधा मर चुका था। एल्डर दिगंबर ने अपनी सांस के नीचे श्राप दिया। उन्होंने कुछ हीलिंग गोलियां ली, एक और आधे दिन के लिए आराम किया और फिर पता लगाने के लिए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। हालांकि उसे पूरी तरह से पीटा गया था, फिर भी जीवन को चलना ही था। एल्डर दिगंबर ने गुप्त रूप से योजना बनाई कि एक बार जब वह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के एक लौकी के बदले में पर्याप्त युद्ध गुण जमा कर लेता है और दिव्य विकास लोक में प्रवेश करता है तो वह उन दो बेवकूफों के साथ स्कोर तय करेगा। बेशक एल्डर दिगंबर का इरादा केवल शार्दूल और विशाल कछुए के साथ स्कोर तय करने का था, वान्या के साथ नहीं। उसकी नजरों में वान्या अभी भी एक अनुभवहीन युवा थी जो उसके समय के लायक नहीं थी। इसके अलावा वान्या आखिरकार सूर्यवीर की पोती थी। हालांकि उसने पहले उसकी अवज्ञा की थी, लेकिन उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कभी इरादा नहीं था। एल्डर दिगंबर ने तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग से प्राप्त मिशनों को केवल 1 महीने में पूरा किया। जबकि वे खतरनाक स्थान काफी जोखिम भरे थे, वे एल्डर दिगंबर जैसे शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ के लिए कुछ भी नहीं थे जो अर्धचरण दिव्य विकास लोक में थे। मिशन पूरा करने के बाद एल्डर दिगंबर दक्षिणी महाद्वीप लौट आए, खजाना विभाग के मिशन शाखा हॉल में गए, मिशन सौंपे और अपने गुण प्राप्त किए। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद एल्डर दिगंबर ने कभी भी शार्दूल और विशाल कछुए द्वारा पीटे जाने का उल्लेख नहीं किया। पूरी तरह से यह नाटक किया कि यह कभी नहीं हुआ था। आखिरकार यह गर्व करने वाली बात नहीं थी। इसका उल्लेख केवल शर्म लाएगा और कोई उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में एल्डर दिगंबर अभी भी काफी गर्वित थे और सूर्यवीर से शिकायत करने के अपमान तक नहीं झुकेंगे। वह अपनी क्षमताओं के माध्यम से नुकसान पर वापस आने में विश्वास करता था। चुगली करने और शिकायत करने का सहारा लेना शायद ही कौशल का संकेत था, न ही इसने उसे एक नायक के रूप में योग्य बनाया। बेशक शार्दूल और विशाल कछुए द्वारा पूरी तरह से पीटे जाने के बाद एल्डर दिगंबर का वान्या के प्रति रवैया काफी बदल गया, कड़े विरोध से लेकर अटूट समर्थन तक। हालांकि एल्डर दिगंबर ने अभी भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद शार्दूल और विशाल कछुए के साथ स्कोर तय करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि जब तक वह उनसे कमजोर थे तब तक उन दो बेवकूफों को उकसाना सबसे अच्छा नहीं था। विवेक वीरता का बेहतर हिस्सा है। उसने थोड़ी देर के लिए अपमान सहने का फैसला किया। एल्डर दिगंबर के अटूट समर्थन के साथ वान्या का कनिष्क संघ का अधिग्रहण असाधारण रूप से सुचारू हो गया। आखिरकार एल्डर दिगंबर, जो सबसे मजबूत और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, वान्या का दृढ़ता से समर्थन कर रहे थे, तो किसका विरोध करने की हिम्मत थी और किसके पास अधिकार था?
वान्या के नेतृत्व में कनिष्क संघ तेजी से विकसित होने और सुव्यवस्थित होने लगा। वान्या के कौशल और क्षमता ने उसे गठबंधन के भीतर कई वरिष्ठ एल्डर्स का सम्मान दिलाया। यहाँ तक कि एल्डर दिगंबर भी इस सबसे काफी हैरान थे। उन्हें एहसास नहीं था कि यह युवा लड़की अपनी कम उम्र के बावजूद इतनी सक्षम थी। प्रारंभ में उसने केवल शार्दूल और विशाल कछुए के दबाव में वान्या को प्रस्तुत किया था, न कि वास्तविक समर्पण से। लेकिन वान्या के विभिन्न कार्यों को देखने के बाद एल्डर दिगंबर ने धीरे धीरे उसे कनिष्क संघ की युवा नेता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस युवा लड़की के नेतृत्व में कनिष्क संघ इतना बुरा नहीं कर रहा था। हालांकि यद्यपि एल्डर दिगंबर ने धीरे धीरे वान्या को युवा नेता के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भूल गया था कि शार्दूल और विशाल कछुए ने उसके साथ क्या किया था। वह अनुभव एक अभूतपूर्व अपमान था। उसने अपने जीवन में इतना शर्मनाक पल कभी अनुभव नहीं किया था। एक बार जब वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लेता है तो वह निश्चित रूप से उन दो बेवकूफों के साथ हिसाब बराबर करेगा और अपना बदला लेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एल्डर दिगंबर लगन से हर दिन विभिन्न मिशन करता है, युद्ध गुण अर्जित करता है। कई महीनों के बाद वह आखिरकार प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के एक लौकी के बदले में पर्याप्त गुण जमा कर लेता है। विराट का एल्डर दिगंबर के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हालांकि इस आदमी ने एक बार वान्या के कनिष्क संघ का अधिग्रहण करने का विरोध किया था, लेकिन यह व्यक्तिगत उद्देश्यों से बाहर नहीं था। आमतौर पर बोलते हुए जो मार्शल कलाकार कनिष्क संघ के सदस्य बनते हैं वे अच्छे चरित्र के होते हैं। इसलिए विराट एल्डर दिगंबर के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाता है जब वह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के आदान प्रदान के लिए आता है और सीधे उसे इसका एक लौकी देता है। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा प्राप्त करने के बाद एल्डर दिगंबर तुरंत एकांत में खेती करने और सफलता प्राप्त करने के लिए नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय के खंडारों में जाता है। एल्डर दिगंबर दसियों हजार वर्षों से अर्धचरण दिव्य विकास लोक की बाधा में फंसे हुए हैं और इस स्तर पर उनका संचय अत्यंत गहरा है। कारण कि वह पहले सफलता प्राप्त नहीं कर सका बस इसलिए था क्योंकि उसके पास उत्प्रेरक की कमी थी। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की सहायता से एल्डर दिगंबर ने जल्दी और आसानी से दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया। एल्डर दिगंबर की सफलता के बाद कनिष्क संघ के पास अब उसका दूसरा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था। दिव्य विकास लोक तक पहुंचने के तुरंत बाद एल्डर दिगंबर शार्दूल और विशाल कछुए के साथ हिसाब बराबर करना चाहते थे। दुर्भाग्य से शार्दूल और विशाल कछुआ पहले ही दांव संघ मुख्यालय जा चुके थे और अब दक्षिणी महाद्वीप में नहीं थे, इसलिए भले ही एल्डर दिगंबर हिसाब बराबर करना चाहते थे वे उन्हें ढूंढ नहीं सके। हालांकि यद्यपि एल्डर दिगंबर ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने वान्या के प्रति अपना रवैया नहीं बदला। आखिरकार वान्या ने पहले ही कनिष्क संघ के अपने नेतृत्व के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, यह साबित करते हुए कि उसके पास कनिष्क संघ की युवा नेता होने के लिए पर्याप्त कौशल था और एल्डर दिगंबर स्वाभाविक रूप से बिना किसी कारण के उसका विरोध नहीं करेंगे। इसके अलावा वह अब एक प्रतिष्ठित दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे। वह 7 या 8 साल की लड़की के साथ बहस करके अपना चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद एल्डर दिगंबर आत्मसंतुष्ट नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने हर दिन लगन से मिशन स्वीकार करना और युद्ध गुण अर्जित करना जारी रखा। एल्डर दिगंबर की मानसिकता उनकी सफलता के कारण अहंकारी नहीं हुई। उन्हें अपनी ताकत की स्पष्ट समझ थी। अभी तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के बीच वह अभी भी सबसे कमजोर थे। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद एल्डर दिगंबर सूर्यवीर के साथ अभ्यास करने के लिए दक्षिणी महाद्वीप के बाहरी इलाकों में गए थे। उस अभ्यास सत्र के बाद एल्डर दिगंबर ने गहराई से महसूस किया कि उनकी ताकत और सूर्यवीर की ताकत के बीच का अंतर कितना बड़ा था। भले ही सूर्यवीर ने जानबूझकर अपनी तलवार के इरादे की शक्ति को रोक दिया था, फिर भी एल्डर दिगंबर उनके खिलाफ 10 चालें भी नहीं चल सके। एल्डर दिगंबर महसूस कर सकते थे कि अगर सूर्यवीर पूरी तरह से बाहर चले गए तो वह उसे एक ही झटके में मार सकते थे। सूर्यवीर द्वारा हतोत्साहित होने के बाद एल्डर दिगंबर ने अभ्यास करने के लिए दिव्य पवन महल के स्वर्गीय लोक विशेषज्ञों की तलाश की, इस उम्मीद में कि एल्डर योगिता और अन्य से कुछ आत्मविश्वास वापस पालेंगे। दुर्भाग्य से उनकी निराशा के लिए उन्होंने एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना को लगातार चुनौती दी, लेकिन बिना किसी अपवाद के वह उनमें से किसी के भी खिलाफ 20 चालें भी नहीं चल सके। यहाँ तक कि तीनों में सबसे कमजोर एल्डर नयना ने भी उन्हें केवल 15 चालों में हरा दिया और तीनों में सबसे मजबूत एल्डर योगिता के खिलाफ वह पूरी तरह से हारने से पहले 5 चालें भी नहीं टिक सके। इन लगातार झटकों ने कभी उत्साही एल्डर दिगंबर को, जो दिव्य विकास लोक में टूट गए थे, लगभग अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या उनकी युद्ध शक्ति वास्तव में इतनी बेकार थी? साथ ही प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक मार्शल कलाकारों के रूप में सूर्यवीर को हराने में असमर्थ होना एक बात थी, लेकिन इन 3 महिलाओं को भी हराने में असमर्थ होना और इन 3 महिलाओं के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा था। इन लगातार झटकों के तहत दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद एल्डर दिगंबर का शुरुआती उत्साह जल्दी ही बुझ गया। वे हर दिन लगन से मिशन स्वीकार करने और युद्ध गुण अर्जित करने लगे। एल्डर विदुषी और एल्डर नयना की तरह नागदंत चावल उगाने के लिए नवधारा महाद्वीप पर उपजाऊ भूमि के एक बड़े क्षेत्र की खेती करने के अलावा उन्होंने तलवार संप्रदाय के अन्य मिशनों को भी लगन से स्वीकार किया। उन्होंने तलवार संप्रदाय द्वारा जारी किए गए किसी भी मिशन के साथ भेदभाव नहीं किया, यहाँ तक कि निर्माण कार्यशाला को शहर बनाने में मदद करने, हथियार शोधन कार्यशाला को हथियार सामग्री को परिष्कृत और शुद्ध करने में मदद करने, या यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय की सेना के लिए युद्ध लक्ष्य के रूप में सेवा करने जैसे छोटे मिशन भी। एल्डर योगिता और अन्य लोगों द्वारा बार बार पराजित होने के बाद एल्डर दिगंबर ने तलवार संप्रदाय के भीतर बेहद विनम्र रवैया अपनाया। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि तलवार संप्रदाय में पैसा कमाना प्राथमिक कार्य था। केवल पर्याप्त युद्ध गुण जमा करके ही वह पर्याप्त संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते थे और केवल पर्याप्त संसाधनों के साथ ही वह पर्याप्त ताकत रख सकते थे। अब उन्होंने अपने लिए अपना अगला छोटा लक्ष्य निर्धारित किया था, एक आदिम जादुई खजाना अर्जित करना। दांव संघ मुख्यालय, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर, रोर। विराट ने एक मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी का इरादा एक ड्रैगन के आकार के प्रेत में संघनित हो गया, जिसमें अलग अलग तराजू थे जो उसके चारों ओर घूम रहे थे। जहां भी ड्रैगन के आकार का प्रेत गुजरा, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली मुट्ठी के इरादे ने आसपास की जगह को ढाने का कारण बना दिया। हु! विराट ने एक लंबी सांस ली, धीरे धीरे अपनी मुट्ठी के इरादे को वापस ले लिया। उसकी आंखों में खुशी का संकेत दिखाई दिया। इतने लंबे समय तक खेती करने के बाद उसने आखिरकार युद्ध ड्रैगन मुट्ठी के 22वें रूप में महारत हासिल कर ली थी। समय की गिनती करते हुए वह लगभग 1 साल से दांव संघ मुख्यालय में था। इस वर्ष में गोलियां बेचने और एकांत में खेती करने के अलावा विराट ने दांव संघ की प्रारंभिक समझ हासिल की थी। दांव संघ की नींव उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। विराट ने एक बार दांव संघ के शास्त्र भंडार में प्रवेश किया था और कुछ सामग्रियों से परामर्श किया था। उसे बहुत बड़ा झटका और आश्चर्य हुआ। दांव संघ के पास वास्तव में बड़ी संख्या में पारलौकिक क्षेत्र स्तर की खेती तकनीकें और मार्शल आर्ट्स थीं। हालांकि ये पारलौकिक क्षेत्र स्तर की विरासतें दांव संघ के शास्त्र भंडार में नहीं थीं, बल्कि दांव संघ के विरासत स्थल में रखी गई थीं। इन पारलौकिक क्षेत्र स्तर की विरासतों को प्राप्त करने के लिए किसी को दांव संघ के विरासत स्थल में प्रवेश करना पड़ता था और संबंधित परीक्षाओं को पास करना पड़ता था। और दांव संघ का विरासत स्थल निस्संदेह दांव संघ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। विराट केवल यह जानता था कि दांव संघ के पास ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण विरासत स्थल था, लेकिन उसे ठीक नहीं पता था कि यह कहां था। दांव संघ के विरासत स्थल में प्रवेश करने के लिए या तो वह दांव संघ का उच्च श्रेणी का एल्डर था या उसने पर्याप्त युद्ध गुण जमा किए थे। साधारण दांव संघ के शिष्य दांव संघ के विरासत स्थल में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे और विराट वर्तमान में दांव संघ में सिर्फ एक साधारण शिष्य था। दांव संघ में अपनी स्थिति के साथ वह केवल दांव संघ के शास्त्र भंडार के सबसे निचले स्तर में प्रवेश कर सकता था। दांव संघ के विरासत स्थल में प्रवेश करने की तो बात ही छोड़िए, यह जानकारी जानने के बाद विराट को मदद नहीं मिल सकी, लेकिन बेचैनी का एहसास हुआ। क्योंकि दांव संघ के पास इतनी सारी परिवर्तन लोक खेती तकनीकें थीं, तो इसमें एक भी परिवर्तन लोक विशेषज्ञ की कमी क्यों थी? विराट ने दांव संघ में सबसे मजबूत व्यक्ति जो सामना किया था वह इसके उपाध्यक्ष दिवाकर थे। जबकि उपाध्यक्ष दिवाकर मजबूत
भूत थे वह केवल स्वर्गीय दिव्य विकास लोक में थे जो अभी भी परिवर्तन लोक से काफी दूर थे। हालांकि विराट दांव संघ के नेता की खेती के सटीक स्तर को नहीं जानता था, लेकिन उसके पास मौजूद जानकारी के आधार पर संघ नेता भी परिवर्तन लोक विशेषज्ञ नहीं लगता था। चूंकि दांव संघ के पास इतनी सारी परिवर्तन लोक खेती तकनीकें थीं, इसका मतलब था कि दांव संघ में एक बार कई परिवर्तन लोक विशेषज्ञ थे। लेकिन दांव संघ ऐसी स्थिति में क्यों गिर गया था बिना एक भी परिवर्तन लोक विशेषज्ञ के? क्या यह इसलिए था क्योंकि वह दांव संघ के बारे में बहुत कम जानता था और उस स्तर के किसी भी विशेषज्ञ का सामना नहीं किया था, या अतीत में कोई बड़ी उथल पुथल हुई थी? इसके अलावा इतने लंबे समय तक दांव संघ मुख्यालय में रहने के बावजूद उसने कभी संघ नेता को नहीं देखा था। दांव संघ के 3 नेता हैं, एक प्रमुख और 2 उप प्रमुख। उपाध्यक्ष दिवाकर केवल उप प्रमुखों में से एक है। हालांकि संघ नेता अब तक कभी भी प्रकट नहीं हुए हैं। दांव संघ के साथ अपने वर्ष के दौरान हालांकि विराट की इसकी समझ गहरी हो गई, लेकिन उसने महसूस किया कि पूरा संघ भारी कोहरे में घिरा हुआ था। इस कोहरे को दूर करने और वास्तव में दांव संघ को समझने के लिए उसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना था। कम से कम दांव संघ के पास उसकी वर्तमान पहुंच से परे कई रहस्य थे। हालांकि विराट को कोई जल्दी नहीं थी। अब जब वह दांव संघ मुख्यालय में था तो वह जल्द या बाद में इन रहस्यों को उजागर कर सकता था। पर्याप्त ताकत के साथ कई रहस्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे। संबंधित ताकत के बिना इन रहस्यों को समझना भी बहुत उपयोगी नहीं होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी खुद की ताकत में सुधार करना था। विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के तारों भरे आकाश को देखा। ऊर्जा की कमी के साथ आकाश में 42वां तारा फिर से आधा मंद हो गया था। यह देखकर विराट ने बड़ी संख्या में राक्षसी कलाकृतियां निकाली और अनंत परम मीनार को उन्हें परिष्कृत और अवशोषित करने के लिए कहा, जिससे 42वां तारा एक बार फिर पूरी तरह से रोशन हो गया। विराट ने अपनी राक्षसी कलाकृतियों की सूची की जांच की और पाया कि खपत की इस अवधि के बाद शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्राप्त की गई बड़ी संख्या में राक्षसी कलाकृतियां लगभग पूरी तरह से उपयोग हो चुकी थीं। वर्तमान में अनंत परम मीनार के भीतर बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करने वाली वस्तुएं हैं। हरे कपड़ों वाला युवा लड़का शार्दूल और विशाल कछुआ अपनी खेती के दौरान अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से तारों की रोशनी को अवशोषित करते हैं। जीवन स्रोत मोती, रक्त देवता मंदिर, जल तत्वमणि, रसातल कुआं और स्पेस टाइम पोजिशनिंग स्टोन अन्य जादुई खजाने और दुर्लभ वस्तुओं के बीच अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के भीतर भारी मात्रा में तारों की रोशनी को भी अवशोषित करते हैं। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर शार्दूल और विशाल कछुए द्वारा खेती की जाने वाली नागदंत चावल के बड़े हिस्से और भी अधिक ऊर्जा उपभोक्ता है। इसलिए यद्यपि विराट ने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में बड़ी संख्या में जादुई कलाकृतियां प्राप्त की, लेकिन वे इतनी भारी दैनिक खपत का सामना नहीं कर सकी। ऐसा लगता है कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने का समय आ गया है। दिनों की गिनती करते हुए गिरीश के साथ सहमत अगला लेनदेन लगभग आ गया है। विराट ने नलिनी, आयु, माया और अन्य लोगों को निर्देश दिए। फिर शार्दूल और विशाल कछुए के साथ दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। दक्षिणी महाद्वीप में वापस विराट ने वहां स्थापित किए गए अंतरायामी टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। इस बार विराट एल्डर योगिता को साथ नहीं लाया। उसने कई बार शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था और पहले से ही इसके वातावरण से परिचित था। इसके अलावा शार्दूल और विशाल कछुए के साथ उसकी सुरक्षा गारंटी से अधिक थी। विशाल कछुए के अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद विराट को लगा कि इसकी ताकत एल्डर योगिता से बहुत कमजोर नहीं होनी चाहिए और थोड़ी मजबूत भी हो सकती है। प्राचीन प्रजातियों के रक्तवंश वाले इस तरह के जानवर को युद्ध शक्ति के मामले में साधारण मार्शल कलाकारों के मानकों से नहीं मापा जा सकता था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार से एक स्थानिक मार्ग का निर्माण कराया जो सम्राट स्तर 13वीं मोहर के दक्षिण में 1 खरब मील की दूरी पर स्थित एक स्थान पर पहुंचा। फिर उसने सम्राट स्तर 13वीं मोहर के लिए उड़ान भरी। जब विराट सम्राट स्तर 13वीं मोहर पर पहुंचा तो उसने पाया कि गिरीश पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। भाई विराट, आप आ गए। विराट को देखकर गिरीश ने खुशी भरे भाव से उसका स्वागत किया। भाई गिरीश, विराट ने थोड़ा मुस्कुराया और अभिवादन में अपने हाथ जोड़े। साथी दांववादी योगिता कहां है? वह इस बार हमारे साथ क्यों नहीं आई? गिरीश ने हैरान होकर पूछा, यह देखते हुए कि एल्डर योगिता विराट के साथ नहीं थी। ओह, सीनियर योगिता के पास अपने स्वयं के मामले हैं, इसलिए वह इस बार नहीं आई। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से मैं भाई गिरीश के साथ किसी भी लेनदेन को संभालने के लिए संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करूंगा, तो कृपया अब से मेरा ख्याल रखें भाई विराट। गिरीश ने व्यापक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यह सबसे अच्छा था अगर विराट लेनदेन का प्रभारी था। यदि कोई और इसे संभालने के लिए होता तो वे भाई विराट की तरह दयालु और बात करने में आसान नहीं हो सकते थे। बिल्कुल नहीं भाई गिरीश, आप बहुत दयालु हैं। सुखद आदान प्रदान के बाद विराट और गिरीश ने लेनदेन शुरू किया। इस बार विराट ने फिर से गिरीश को 10 अरब किलो मूल नागदंत चावल बेचा और बदले में उसे 30 से अधिक जन्मजात जादुई खजाने और हजारों 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने मिले। गिरीश के साथ पिछले लेनदेन से विराट को प्राप्त अधिकांश जादुई खजाने का उपयोग तलवार संप्रदाय की सुरक्षात्मक सरणी स्थापित करने के लिए किया गया था। तलवार संप्रदाय के पास वर्तमान में कई 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने नहीं थे। केवल 30 विषम जन्मजात जादुई खजानों के साथ तलवार संप्रदाय के पास कई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं थे। हालांकि आरोहण लोक योद्धाओं की संख्या काफी थी, जिससे 9वीं श्रेणी के जादुई खजानों की भारी मांग पैदा हुई। इसलिए इस बार विराट ने फिर से गिरीश से महत्वपूर्ण संख्या में 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने प्राप्त किए। विराट को 30 से अधिक जन्मजात जादुई खजाने और हजारों 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने देने के अलावा गिरीश ने उसे शून्य समाधि महाद्वीप का एक नक्शा भी दिया, जिसे उन विभिन्न मोहरों की संख्या और स्थान के साथ अद्यतन किया गया था जिन्हें हल किया गया था। गिरीश द्वारा प्रदान किए गए नक्शे के साथ विराट शून्य समाधि महाद्वीप पर प्रत्येक मोहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था, जिससे उसे हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करने और मोहरों के नीचे बड़ी संख्या में राक्षसी कलाकृतियों को इकट्ठा करने में बहुत मदद मिली। लेनदेन पूरा करने के बाद विराट रुका नहीं, बल्कि तुरंत उन मोहरों के लिए निकल पड़ा जहां हड्डी दानव वंश को हल किया गया था। इस बीच गिरीश रिपोर्ट करने के लिए अमर स्तर मोहर में नए अधिग्रहित 10 अरब किलो नागदंत चावल ले गया। शून्य समाधि महाद्वीप पर एक सम्राट स्तर मोहर के पास अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव आया और लहरों के बीच एक स्थानिक मार्ग जल्दी से दिखाई दिया। अगले ही पल नीले वस्त्र पहने एक युवक स्थानिक मार्ग से बाहर निकला। विराट सम्राट स्तर मोहर पर पहुंचा, उसके सरल गठन को तोड़ दिया और फिर भूमिगत हो गया। उसने अनंत परम मीनार को बुलाया, इसे पृथ्वी के नीचे की हड्डी दानव ऊर्जा को खाने का निर्देश दिया। विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से शार्दूल और विशाल कछुए को भी बुलाया, उन्हें भूमिगत बड़ी मात्रा में राक्षसी कलाकृतियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। एक उन्मत्त अवशोषण के बाद अनंत परम मीनार ने जल्दी ही सम्राट स्तर मोहर के नीचे की सभी हड्डी दानव ऊर्जा को खा लिया। बड़ी मात्रा में हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का 43वां तारा रोशन हुआ। 43वें तारे को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अत्यंत आश्चर्यजनक थी। विराट की गणना के अनुसार 43वें तारे को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा यदि 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में परिवर्तित की जाती है तो यह लगभग 1 अरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर होगी। इसलिए जब अनंत परम मीनार का 43वां तारा पूरी तरह से रोशन हुआ तो इसने वास्तव में सम्राट स्तर मोहर की सभी हड्डी दानव ऊर्जा का उपभोग किया। 43वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की तुलना में 256 गुना अधिक प्रभाव तक पहुंच गई। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 102.4 खरब ली तक फैल गया, जो 1024 युमेश राजवंशों के बराबर था। रोशन 43वें तारे के भीतर विराट को एक और रून सरणी विरासत प्राप्त हुई। इस बार सबसे महत्वपूर्ण रून सरणी विरासत महाअस्त्र रून सरणी थी। यह महाअस्त्र रून सरणी उन हथियार रून सरणियों की तुलना में कहीं अधिक गहन और जटिल थी जो विराट को पहले विरासत में मिली थी, जो हथियार क्राफ्टिंग को महत्वपूर्ण बढ़ावा देती थी। यदि विराट शुरू में इस महाअस्त्र रून सरणी को समझ सकता था तो उसके हथियार क्राफ्टिंग कौशल के साथ वह शायद एक आदिम स्तर के जादुई हथियार को भी मुश्किल से तैयार करने में सक्षम हो सकता था।
हालांकि विराट के पास वर्तमान में इस महाअस्त्ररूण सरणी विरासत का अध्ययन करने का कोई समय नहीं था। सम्राट स्तर मुहर से सभी हड्डी दानव ऊर्जा को खाने और उसके भीतर सभी नौवीं श्रेणी की राक्षसी कलाकृतियों को इकट्ठा करने के बाद विराट ने सम्राट स्तर मुहर छोड़ दी। गिरीश द्वारा प्रदान किए गए नक्शे का पालन करते हुए उसने अनंत परम मीनार से अगली मुहर तक पहुंचने के लिए एक स्थानिक मार्ग का निर्माण कराया, जहां हड्डी दानव दौड़ को हराया गया था। वर्तमान में शून्य समाधि महाद्वीप पर 200 से अधिक एकलव्य स्तर मुहरें और 20 से अधिक सम्राट स्तर मुहरें हारी गई हैं। यदि इन मुहरों के भीतर की सभी हड्डी दानव ऊर्जा को खा लिया गया और बदल दिया गया तो प्राचीन महाद्वीप से बहुत सारे संसाधनों का परिवहन संभव होगा। इन मुहरों से बड़ी संख्या में राक्षसी कलाकृतियां भी निकलेंगी, जो उसके लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त होंगी। जब विराट अगली मुहर पर पहुंचा तो इस बार उसने अनंत परम मीनार से अगले तारे को रोशन करने के लिए खाए गए हड्डी दानव ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने शार्दूल और विशाल कछुए से प्राचीन महाद्वीप की नदियों से बड़ी मात्रा में पानी, साथ ही उस धारा से बड़ी मछली को परिवहन करने के लिए परिवर्तित ऊर्जा का उपयोग करवाया। विराट ने अनंत परम मीनार से 5 सम्राट स्तर मोहरों और 30 से अधिक एकलव्य स्तर मोहरों से हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करवाया। परिवर्तित ऊर्जा ने शार्दूल और विशाल कछुए को प्राचीन महाद्वीप से 1000 मील के दायरे में धारा के पानी के साथ साथ 50 से अधिक छोटी धाराओं से बड़ी मछलियों को परिवहन करने की अनुमति दी। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में घनी तारों की रोशनी के नीचे 1000 मील तक फैला पानी का एक सरोवर झिलमिलाता था, जो एक स्वप्निल चमक बिखेरता था। इस विशाल सरोवर के पास नागदंत चावल के धान के खेतों का एक अंतहीन विस्तार था। नजारा लुभावने रूप से सुंदर था। तारों भरे आकाश के नीचे खड़े होकर विराट ने पानी के सरोवर को देखा। उसका दिल असीम खुशी से भर गया। पानी का इतना विशाल सरोवर एक अतुलनीय खजाना था। अगर बेचा जाए तो यह शायद पूरे मध्य महाद्वीप का आधा हिस्सा खरीद सकता है। इतना प्राचीन महाद्वीपीय धारा का पानी और 50 से अधिक बड़ी मछलियों को ले जाने के बाद विराट ने मोहरों के भीतर हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने शून्य समाधि महाद्वीप छोड़ दिया। अनंत परम मीनार ने पहले ही पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। मोहरों के भीतर शेष हड्डी दानव ऊर्जा अगली बार तक इंतजार कर सकती थी। चूंकि ये मोहरें कहीं नहीं जा रही थीं, वे अंततः उसकी होंगी और विराट सभी हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करने की जल्दी में नहीं था। वह पहले 43वें तारे से प्राप्त महान कलाकृति सरणी विरासत को बचाएगा। यह हड्डी दानव ऊर्जा सभी धारा के पानी और मछली को परिवहन करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती थी। इसे अनंत परम मीनार के शेष तारों को भी रोशन करने की आवश्यकता थी। इन सरणी विरासतों को बचाने से पहले विराट अगले तारे को रोशन करने की जल्दी में नहीं होगा, अन्यथा एक ही बार में बहुत अधिक विरासत को अवशोषित करने से उसकी आत्मा पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा। शून्य समाधि महाद्वीप अमर स्तर मुहर के ऊपर गिरीश 10 अरब किलो नागदंत चावल ले जाते हुए उत्साहपूर्वक एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण के पास पहुंचा। गिरीश, इस बार लेनदेन कैसे हुआ? क्या तुम पिछली 2 बार की तरह 10 अरब किलो नागदंत चावल खरीदने में कामयाब रहे? एल्डर पवन ने पूछा, व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए। वह गिरीश से तेजी से संतुष्ट था। विराट के साथ गिरीश का व्यवसाय बड़ा और बड़ा हो रहा था और नागदंत चावल की मात्रा जो उन्होंने खरीदी थी वह बढ़ रही थी, जिससे शून्य समाधि महाद्वीप पर उनका जीवन बेहतर और बेहतर हो रहा था। शून्य समाधि महाद्वीप में गिरीश का योगदान अकल्पनीय था। एल्डर पवन अविश्वसनीय रूप से व्यावहारिक हैं। इस बार भाई विराट ने पिछली 2 बार की तरह हमें 10 अरब किलो नागदंत चावल बेचा। गिरीश ने खुशी से कहा, हम बुरा नहीं है, बुरा नहीं है गिरीश, तुमने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। एल्डर पवन ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया, बहुत संतुष्ट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब गिरीश का कर्तव्य है। गिरीश ने जल्दी से विनम्रता से उत्तर दिया, एल्डर पवन यहाँ। गिरीश ने अपने हाथ में भंडारण जादुई वस्तु एल्डर पवन को सौंप दी। एल्डर पवन ने भंडारण जादुई वस्तु ली, इसे अपनी दिव्य भावना से स्कैन किया और पुष्टि की कि इसमें वास्तव में 10 अरब किलो नागदंत चावल था। इसके बाद एल्डर पवन ने नागदंत चावल वितरित करना शुरू किया। उसने एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण ने प्रत्येक ने 10 करोड़ किलो नागदंत चावल रखा और गिरीश को एक और 10 करोड़ किलो नागदंत चावल दिया। एल्डर पवन, मुझे इस 10 करोड़ किलो नागदंत चावल की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास पहले से ही पर्याप्त नागदंत चावल है। मुझे अपनी सामान्य खेती के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है। कृपया इसे दूसरों के लिए छोड़ दें। गिरीश ने स्वीकार कर दिया। हर बार जब वह नागदंत चावल वापस लाता था तो एल्डर पवन उसे और अन्य 3 को समान राशि देते थे। अब उसके पास 20 करोड़ किलो से अधिक नागदंत चावल था। वह केवल एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक मार्शल कलाकार था। वह संभवतः इतनी बड़ी मात्रा में नागदंत चावल का उपभोग कैसे कर सकता था? दूसरों के अपने हिस्से होंगे, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना हिस्सा स्वीकार करो। एल्डर पवन ने उसे घूरते हुए कहा। यह गिरीश ने यह सुनकर संकोच किया। शून्य समाधि महाद्वीप पर अभी भी कई मार्शल कलाकार हैं जिनका सच्चा सार पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वह इतना नागदंत चावल होने के बारे में असहज महसूस करता था। गिरीश, अपने हिस्से से इनकार मत करो। हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की स्थिति उतनी कठिन नहीं है जितनी पहले थी। वर्तमान स्थिति के अनुसार शून्य समाधि महाद्वीप पर हड्डी दानव वंश जल्द या बाद में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उस समय हमारा शून्य समाधि महाद्वीप सामान्य हो जाएगा। भले ही तुम्हें अभी इतने नागदंत चावल की आवश्यकता न हो, तुम्हें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम अभी भी युवा हो और अपनी क्षमता के साथ तुम्हारे पास अभी भी महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने का एक अच्छा मौका है। इस अवधि के दौरान आवश्यक खेती संसाधन बहुत बड़े हैं। ये कुछ 100 मिलियन किलो नागदंत चावल महाविपत्ति लोक में खेती करने के लिए तुम्हारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। एल्डर लक्ष्मण ने भी इस समय सलाह दी। यह सुनकर गिरीश का दिल धड़कने लगा। उसने एल्डर लक्ष्मण की ओर देखा और जब उसने एल्डर लक्ष्मण की आंखों में सार्थक रूप देखा तो गिरीश तुरंत तीनों एल्डर्स के इरादों को समझ गया। एल्डर लक्ष्मण सही थे। जैसे जैसे चीजें जारी रहीं, जब तक शून्य समाधि महाद्वीप नागदंत चावल की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करना जारी रख सकता था, हड्डी दानव वंश का खतरा अंततः हल हो जाएगा। और एक बार जब सभी हड्डी दानव समाप्त हो जाएंगे तो शून्य समाधि महाद्वीप के मार्शल कलाकारों को अपने लिए जीना होगा। हड्डी दानव वंश उनके नश्वर दुश्मन को खोने के बाद शून्य समाधि महाद्वीप के मनुष्य अपने युद्ध पूर्व राज्य में वापस आ सकते हैं। हड्डी दानव वंश के साथ युद्ध से पहले शून्य समाधि महाद्वीप के मनुष्य एक एकीकृत शक्ति नहीं थे। विभिन्न संप्रदाय एक दूसरे के साथ खड़े थे, खेती के संसाधनों के लिए एक दूसरे से मौत तक लड़ रहे थे। इस अग्नि परीक्षा के बाद शायद शून्य समाधि महाद्वीप के मार्शल कलाकार फिर से उस बिंदु तक नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनके अपने मार्शल आर्ट भविष्य के लिए, खेती के संसाधनों के लिए संघर्ष अंततः अपरिहार्य होगा। गिरीश, अपना हिस्सा ले लो। यह किस तरह का व्यवहार है, इस तरह संकोच करना? यदि तुम इसे नहीं चाहते तो तुम इसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हो, लेकिन हम तीनों, और ठंडे स्वर में कहा, जी तीनों एल्डर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही मूर्ख था। गिरीश ने तुरंत उत्तर